हेलो एवरीवन, दिस इज सीए निकिता सोमानी और हम पढ़ रहे कॉस्टिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड मी। हम लोगों ने एक पूरा जो है ना स्टडी नोट है वो कंप्लीट कर लिया है। कौन सा स्टडी नोट मैम? स्टडी नोट नंबर 5 दैट इज मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। उसमें क्या क्या कंप्लीट कर लिया? फर्स्टली हमने कंप्लीट किया था प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, कर लिया था खत्म। यस, हाँ बोलो। उसके बाद जॉब कॉस्टिंग, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग हमने बोला था मटेरियल के साथ करेंगे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। एंड देन ये जो है अभी ऑपरेटिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग, इसको एकदम एंड में करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि बाकी सब में देखो, जॉब कॉस्टिंग में हम लोग फॉर्मेट देखते हैं, कुछ तो लॉजिक देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी फॉर्मूलाज लॉजिक है। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट में भी हमने सब कुछ फॉर्मेट वगैरह सब पढ़ा था, ठीक है? अभी ये जो है ना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्ट, होटल, हॉस्पिटल, इनका कॉस्टिंग कैसा होता है, इसमें इंफॉर्मेशन ना ऐसी दी हुई होती है कि पढ़ते पढ़ते अगर समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है तो इट्स ऑल डन, और नहीं समझ में आया तो कांट हेल्प इट, है ना? आप लोग नहीं कर पाओगे उसको। तो इसीलिए उसको क्या करेंगे, हम एकदम एंड में करेंगे, सो दैट ना बाकी पूरे चैप्टर्स पढ़ के खत्म होके रिवीजन करके सब कुछ थियोरी पढ़ के सब होने के बाद उसके बाद विल बी स्टडिंग व्हाट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। ये हम एकदम एंड में पढ़ेंगे। अभी क्या शुरू करने वाले हैं मैम? अभी हम शुरू करने वाले हैं मटीरियल, मटीरियल कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ठीक है? ये नीचे जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर भी सब कुछ डिस्कस किया है। देखो 4 ही पेजेस है बट पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उन्होंने पैराग्राफ में डिस्कस किया है। अभी मैं ऐसे सोच रही हूँ ना कि एवरी डे हम लोग क्या करेंगे, दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, इसका जो थ्योरी में यहाँ पर दिया हुआ है वो पढ़ेंगे, ठीक है? सो दैट वो भी कंप्लीट होता जाएगा, हैवी भी नहीं लगेगा, प्लस कवर होता जाएगा। तो विल बी कंप्लीटिंग देन, देखो 2 चैप्टर्स एक साथ, है ना? स्टडी नोट 2 एंड 3। 4 को बाद में करने वाले हैं। 4 मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। इसमें से हमने सिर्फ क्या किया है अभी तक, कॉस्ट शीट, है ना? कॉस्ट शीट किया है। इसमें भी क्वेश्चंस हैं बट कंपैरेटिवली कम है, ज्यादातर है ना थ्योरी डिस्कस किया है ना? इंटीग्रेट, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, इंटीग्रल अकाउंट्स, रिकंसिलिएशन विथ फाइनेंशियल अकाउंट्स। अभी तक हमने क्या देखा, देखो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को फॉलो होता है, ठीक है? मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है वही क्या करते हैं लोग, इस कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि अभी तक देखो हमने प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, ये कहाँ बनते हैं, है ना? कोई मैन्युफैक्चर करेगा कोई प्रोडक्ट तभी तो ये सारी चीजें बनेगी। जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेगा तो उसको इसी तरीके से अपना अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या बोलते हैं, जो अकाउंट्स है ना, फाइनेंशियल अकाउंट्स की बुक्स है उसके साथ और कॉस्ट रिकॉर्ड्स, इन दोनों का हमको क्या करना है, रिकंसिलिएशन, कि कॉस्ट अकाउंट में क्या कंसिडर किया है और क्या नहीं किया, फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या कंसिडर किया है और क्या नहीं किया, ठीक है? तो उसका वो सब चीज तो वो जब डिस्कस करेंगे ना तो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से सिर्फ हम लोगों को इतना पढ़ना है कि कॉस्ट शीट को हमने खत्म कर लिया, है ना? कॉन्सेप्ट वहीं से शुरुआत की इनफैक्ट, ठीक है? और हमने देखा भी कि कॉस्ट शीट का कितना महत्व है ना? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब कॉस्टिंग में तो एकदम इंपॉर्टेंस है उसका, है ना? उसका पूरा फॉर्मेट ही डिस्कस किया है। और कहाँ पे यूज किया, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, देखो वहां पर हमने उल्टा फॉर्मेट बनाया था। यस, तो कॉस्ट शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग विल गो टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, न्यू बिगिनिंग, है ना? नया कुछ पढ़ रहे हैं आज से हम, दैट इज कॉस्ट एसर्टेनमेंट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना? देखो पेज नंबर से भी अगर क्वांटिटी वाइज गिनोगे तो देखो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है वो। इट गोज टू अराउंड 190 पेजेस, ठीक है? तो करेंगे अभी इसको। चलो लेट्स मूव टू मटीरियल कॉस्ट, पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 पे मटेरियल कॉस्ट को डिस्कस किया है। मैम इसका थ्योरी पढ़ेंगे क्या? हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, पर एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं, मैं पहले पूरा एक्सप्लेन करूंगी। जैसे हर कॉन्सेप्ट को मैंने क्या किया है, पहले पूरा स्टोरी लाइन पे डिस्कस किया है एंड देन वी हैव डिस्कस्ड इनटू थ्योरी, सो दैट यू नो आपको बोरिंग ना लगे।
अगर डायरेक्टली मैं यहाँ से पढ़ने लगूँ ये मटेरियल इज अ सब्सटेंस दैट फॉर्म्स अ पार्ट और कंपोज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, है ना, ये फिनिश प्रोडक्ट, ये पूरा अगर मैं पढ़ते बैठूँ तो यू विल गेट बोर्ड। ऑफ कोर्स आई विल बी एक्सप्लेन तो करने ही वाली हूँ मैं, बट इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी तो यू विल बी बोर्ड। तो मैं क्या करूंगी, अपन एक स्टोरी लाइन को लेते हैं कि मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, कितना ज़रूरी होता है, इसका हमको क्या अकाउंटिंग करना पड़ता है ना, और क्यों करते हैं। सबसे मेन बात तो करना ही क्यों है, चलो देखते हैं ना क्यों करते हैं। मटेरियल कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 6, याद ही कर लो, एकदम याद कर लो। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ये जो 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना अभी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना, वो आपको नंबर के साथ लर्न कर लेना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मटेरियल कॉस्ट किस तरीके का इंपॉर्टेंस लेवल है देखो अभी, ठीक है, एक स्टोरी लाइन पे डिस्कस करते हैं। मैम आपको स्टोरीज ऐसे लर्न होती है क्या? नहीं, लर्न नहीं होती, पता भी नहीं होता मैं क्या बोलने वाली हूँ, बट देन सिंस यू, मुझे पता है कि मुझे जो एक्सप्लेन करना है वो आप तक पहुँचे, यू नो, इट शुड कनेक्ट यू। और मेरे जो कोई एग्जाम्पल्स भी होते हैं ना, तो आई कैन नॉट गिव यू सम एग्जाम्पल्स जो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओ। जिस तरीके का एग्जाम्पल मैं शेयर करूँ अगर वो आप कनेक्ट कर जाओ तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैं जो हम डेली तरीके की चीज़ें करते हैं ना या यूज़ करते हैं कोई चीज़ों को, उस तरीके का एग्जाम्पल लो तो इट इज़ वेरी कन्विंसिंग एंड कनेक्टिंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ मटीरियल कॉस्ट। मटीरियल कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा पढ़ा हमने, देखो मैं भूल गई, 6, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अब शुरू करो मैम स्टोरी को। यस आई विल बिगिन। देखो एकदम नया, अभी अभी पास हुआ हुआ कॉस्ट अकाउंटेंट है ना, दिस इज कॉस्ट अकाउंटेंट। अब ये क्या बोलता है, आई हैव स्टडीड कॉस्टिंग, मैंने इतना सब कुछ पढ़ा है, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, कॉस्ट शीट को पढ़ा, इतना एक्सपेंसेस, आई नो हाउ टू सेव द एक्सपेंसेस। चलो अभी व्हाट विल आई डू इज आई विल ओपन सम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। यस, तो वो बोलता है कि लेट्स ओपन सम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, बहुत बड़ी स्पेस लगने वाली है, ठीक है, इतनी बड़ी स्पेस का उसने एक पूरा ऐसे जगह ले ली जहाँ पर वो अभी शुरू करने वाला है उसका जो भी काम है ना, फैक्ट्री बनने वाली है, क्योंकि मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा तो यू नो फैक्ट्री लगेगी, मशीनरीज लगेगी, बड़ी बड़ी लोग लगेंगे। अच्छा ये सब तो ठीक है, मशीनरी मंगा लो, लोग मंगा लो, और भी सारे एक्सपेंसेस करने कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, जब भी मैन्युफैक्चर को शुरू करना है तो बस ऐसे स्पेस लेकर मशीन्स लेकर हो जाएगा क्या? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या? मटेरियल। अभी इसके यहाँ पर ना ऐसे समझो, ये जो अभी कॉर्नर है ना, दिस पर्टिकुलर कॉर्नर, ऐसा मैं ड्रॉ कर देती हूँ, दिस पर्टिकुलर कॉर्नर इज व्हाट, ये कॉर्नर है ना, यहाँ पर मटेरियल आता है, मटेरियल स्टोर होता है। मैम कहाँ से आता है मटेरियल? खरीदता है वो इंसान, ठीक है, रॉ मटेरियल बोलो, अभी सारी मटेरियल्स आएंगे यहाँ पर, रॉ मटेरियल आएगा, WIP कुछ होगा तो वो आएगा, कुछ फिनिश प्रोडक्ट का मटेरियल बचा होगा तो वो भी आएगा। और इसमें ना ऐसे समझो कि ये मटेरियल स्टोर में और एक छोटा सा बक्स है ना, ये यहाँ पर छोटा सा और रूम है, वहां पर ना और बाकी सारी मटेरियल की चीजें होती है। क्या क्या होती है? जैसे देखो स्टेशनरी का कुछ पड़ा होगा, है ना, सारे बड़े बड़े जो भी कंसर्न्स रहते हैं, और छोटे भी ऑफिस में यार स्टेशनरी का तो थोड़ा बहुत सामान पड़ा ही होता है, कि किसी को पेन लग जाए, फाइल्स लग जाए, प्रिंटिंग के लिए जो भी A4 साइज पेजेस लगते हैं वो लग जाए, ठीक है, तो वो सारी चीजों का सब मिला के ये है पूरा स्टोर। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? मटेरियल स्टोर रूम, जहां पर जो भी बाहर से आएगा ना परचेस होके वो यहाँ पर आएगा। अच्छा अभी ठीक है मैम, ये सब कुछ समझ जाएंगे, अभी ना वो डिस्कशन को थोड़ा साइड में रख दो, वहां पर आएंगे हम वापस। अभी हम एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि कहाँ से क्या शुरू होता है। देखो दिस पर्सन आई हैव टोल्ड कि इसको बिजनेस शुरू करना है, ही विल ऑर्डर द मटीरियल, ऑर्डर मटीरियल, ठीक है, बट उसको ना 100 तरीके की चीजों को पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं कर सकता ना, चलो ठीक है मैं आज शुरू कर रहा हूँ, क्या मंगा लो, 1 लाख का माल पूरा मंगा लो,
₹1,00,000 का जो पूरा का पूरा है ना रॉ मटेरियल सब मंगा लो, मुझे आज के आज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ओपन कर रहा हूँ, आई डू नॉट नीड एनी डिस्टर्बेंस इन दैट, और किसी को बिना पूछे ही ऑर्डर्स दैट 1,00,000 का पूरा माल मटेरियल आ गया। अभी देखो मटेरियल आने से कुछ नहीं होता, उतना प्रोसेसिंग करने के लिए लेबर चाहिए, है ना। ही हिमसेल्फ वोंट गो टू फैक्ट्री और चढ़ जाएगा मशीन के वहां पर, कुछ तो ह्यूमन का काम लगता ही है ना, मशीन को चलाना पड़ेगा। अभी मशीन खुद होके थोड़ी पूरा अपना काम कर लेगी, कुछ ना कुछ तो लेबर लगेगा ना। लेबर को एटलीस्ट थोड़ा सा रॉ मटेरियल मशीन में डालना पड़ेगा, उसके बाद मशीन थोड़ा सा प्रोसेस करेगी, फिर मशीन से कुछ प्रोडक्ट बाहर आएगा, उसके बाद कोई लेबर लगेगा जिसको वो पूरा पैक वैक या जो भी कुछ हो, ठीक है, उसको वो बराबर से करके या उसको उतार के फिर उसको डब्बे में पैक करके ही डिस्पैचेस टू द आउटसाइड द फैक्ट्री, जिसको भी अभी खरीदना है, ठीक है, या फिर कोई गोडाउन में जहां पर फिनिश प्रोडक्ट को रखा जाता है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्या होती है चीज, ऐसा नहीं करते, ही हैज सम टीम, या तो फिर क्या करता है वो कंसल्टेंसी लेता है। किस चीज की कंसल्टेंसी मैम? व्हाट, पहले तो जिस चीज का वो मैन्युफैक्चर करने वाला है तो किस तरीके का मटेरियल उसको लगेगा, तो व्हाट है ना, क्या खरीदना है, फिर हाउ, कैसे खरीदना है, खुद के कैश से खरीदेगा, बैंक ना चेक देगा, या फिर क्रेडिट पे खरीदेगा, उसके बाद या तो फिर कैसे खरीदेगा वो, तो ये सारी चीजों का उसको, या तो लोन लेके खरीदेगा, किस तरीके से खरीदेगा, हाउ, फिर व्हेन। अभी देखो उसने तो अभी सोचा होगा कि फैक्ट्री को ओपन करना है, अभी जस्ट सोचा है, अभी टाइम है, मतलब 6 7 8 महीने बाकी है अभी फैक्ट्री को ओपन होने में। अभी तो सिर्फ बातचीत हो रही है यार, कैसा फैक्ट्री कितना बड़ा रहेगा, कितना स्पेस लगेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, क्या क्या लगेगा, फिर उसके बाद कैसे ऑर्डर करना है, हमको लोन लेना पड़ेगा क्या, ऑल दिस थिंग्स, फाइनेंस वगैरह सब देखना पड़ता है। ऐसे ही ओपन हो जाती है कि फैक्ट्री, देन एवरीवन वुड ओपन ए फैक्ट्री, हर कोई अपना फैक्ट्री ओपन कर लेता, ऐसा नहीं होता। बट जिसके पास फंड हो, कैपिटल हो, उतना दिमाग हो, लोग हो, पैसा भी हो कि कुछ थोड़ी होता है, या मशीन भी आके थोड़ी कुछ होता है, उस तरीके का लोग भी चाहिए, मतलब लेबर भी चाहिए जो उन पर्टिकुलर मशीन्स को चला पाए, उनको ट्रेनिंग देनी पड़े, है ना। ये सारी चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होती है। फिर व्हेन, अभी मटेरियल को पहले से तो खरीद के नहीं रख देंगे, जब से आइडिया आया कि चलो अब ठीक है, नहीं मटेरियल ला के रख देते, नो। तो कब खरीदना है मटेरियल को एग्जैक्टली हम जब मशीन्स ला लेंगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए मशीन ला लिया सब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, रेंट लग रहा है, और मटेरियल की वजह से काम रुक गया, मटेरियल की वजह से काम रुक गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सब शुरू हो गया ना, उसके हमको ऐसा होना चाहिए कि यार 5 days बिफोर आई वांट मटेरियल इनटू द फैक्ट्री, ठीक है। उसके और भी सारे वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, रीऑर्डर लेवल, है ना, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, ये सारे टर्म्स यूज किए, तो हम भी देखेंगे उसको, ठीक है। जब पूरा एक बार फ्लो देख लेते हैं ना, मैं एकदम डिटेल में पढ़ा रही हूँ, देखो एकदम स्टोरी लाइन से, अगर थ्योरी में पढ़ा दूं ना तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, यू विल बी बोर्ड कि मैम हम तो खुद ही पढ़ लेते, फिर ये अगर बुक से ही पढ़ना होता डायरेक्टली ऐसा वर्ड टू वर्ड तो हम खुद ही पढ़ लेते, ये ऑफ कोर्स, तो फिर मैं क्यों, आई एम देयर टू गिव यू समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ तो वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं हूं, ठीक है। सो विल बी लर्निंग दैट वे, ओके व्हेन, फिर उसके बाद वेयर, वेयर, वेयर क्यों इंपॉर्टेंट है मैम, पता ही तो, अब इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो बस फैक्ट्री में आ जाना चाहिए, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। फैक्ट्री है, फैक्ट्री अगर बहुत अच्छी चलेगी तो ये भी तो सोचना पड़ेगा कि अलग 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 जगह पे लोकेशन है ना। अभी होता है ना, कभी कई चाचा कहीं और रहते हैं, भैया कहीं और रहते हैं, ऐसा सब कुछ होता है ना, और भी 2 3 लोग, ठीक है, पापा कहीं और रहते हैं, तो बोल देते हैं कि यार इतनी जगह लोकेशन पे अलग अलग हम लोग हैं और प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है, तो व्हाई नॉट ओपन दीज स्टोर्स, और ठीक है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को हम एक जगह ओपन कर लेंगे, बाकी जगह हम आउटलेट्स दे सकते हैं, है ना, आउटलेट्स को हम दे सकते हैं कि ताकि हर जगह पर हमारा प्रोडक्ट बिके। तो वेयर, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा मटेरियल कब और कहां पहुंचाना है, तो वेयर में क्या आता है, लोकेशन, लोकेशन, ठीक है। तो देखो इतने सारे बन गए क्वेश्चंस, this person has to always, in fact whatever when you study also you should ask yourself ki what, when, how, where,
सारे क्वेश्चन से हर जगह कोई भी आप एबीसी कुछ भी एनालिसिस करोगे ना, आपके खुद के लाइफ का अगर आप कोई एबीसी एनालिसिस करते हो कि ए में क्या जाना चाहिए, कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में, बी एंड सी, यू हैव टू गॉट द आंसर्स ऑफ ऑल दिस, यू नो व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। ठीक है, और भी सारे क्वेश्चन कुछ बनते होंगे तो वो सब। ठीक है, अभी के लिए तो इतने एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये इंसान खुद से भी करता है और अपने जो टीममेट्स होते हैं ना उनको भी बोलता है ना। बिजनेस एकदम शुरू करना इतना आसान नहीं है। बिजनेस शुरू करने के लिए यू नो पीपल वुड सी योर प्रॉफिट्स व्हेन यू रीच एट दैट लेवल। मुकेश अंबानी को लोग बोलते हैं ओके रिचेस्ट पर्सन, यार बट उसके एफर्ट्स देखो ना, उसको नींद भी आती होगी क्या रात में? सॉरी उसको बोल रही हूँ मैं, उनको नींद भी आती होगी क्या रात को? नहीं आती होगी। इतना यू नो ही हैज टू मैनेज सो मच। तो बिजनेस डूइंग इज नॉट एट ऑल इजी, कुछ भी इजी नहीं है। इट हैज गॉट ऑल द यू नो विजन, सारे इधर उधर सब होना चाहिए, व्हाट, वेयर, हाउ। और सिर्फ इतने से पेट नहीं भरता, वो पूरा मतलब जिंदगी भर का है वो। कोई अगर बड़ा कुछ ओपन कर लो आप तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वन टाइम इन्वेस्टमेंट और वन टाइम दिमाग लगा के हो गया। यू हैव टू कंटिन्यूअसली थिंक इसको हम कैसे मार्केट करें, कैसा एडवर्टाइजमेंट बनाएं, कैसे इसको हम लोग नो बेचने की कोशिश करें, कितने आउटलेट्स ओपन करें, फंड कितना रेस करें, वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। तो मटेरियल कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि देखो उसके बिना काम शुरू ही नहीं होता। मटेरियल कॉस्ट के बिना काम शुरू ही नहीं होता। ओके, मटेरियल अगर ना हो, ठीक है, मटेरियल अगर ना हो तो बाकी सारी चीजों का कोई महत्व नहीं है फिर, ना लेबर का, ना मशीन्स का, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। ठीक है, और क्या बोलते हैं, मटेरियल का जो खर्चा होता है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% टू 80% होता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो मटेरियल का जो एक्सपेंस होता है ना वो सबसे हैवी एक्सपेंस होता है, बिकॉज दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी ठीक है, यू नो जो प्रोडक्ट अभी बन के लेबर को पैसे देने हैं या मशीन का जो भी कॉस्ट है, वो तो अब मशीन खरीदना है दैट इज वन टाइम कॉस्ट। ठीक है, अभी 15 साल तो उसको रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है या उसको बेचने की या वापस खरीदने की जरूरत नहीं है। मटीरियल यू विल नीड एवरी यू नो पता नहीं कितने दिनों बाद। बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है तो माइट बी कि आपको हर हफ्ते मटेरियल मंगाना पड़े। उसका एक अलग से प्रोसीजर दिया है। कैसे? देखो, जब भी कोई इतनी बड़ी फैक्ट्री होती है ना, बताती हूँ मैं आपको। देखो, जब भी कोई समझो इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि हर इतना इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग का या मटेरियल का, तो वहां पे लोग होना जरूरी है। एक आदमी के बस की नहीं है ये। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो, जब भी मटेरियल ऑर्डर करो, सबसे मटेरियल मटेरियल ऑर्डर किया, ठीक है, अब मटेरियल ऑर्डर करके ये मटेरियल आएगा टेम्पो में। ठीक है, ये आएगा कहाँ पर? आपके स्टोर में, आपके एकदम गोडाउन में आ गया वो। आई कैन सी दिस एज अ गोडाउन। यहाँ पर आया वो, यहाँ पर एक इंसान लगेगा। क्यों लगेगा? यू नो ये जब ये टेम्पो यहाँ तक आए, ये टेम्पो यहाँ तक जब पहुंचे, आया 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 यहाँ पर जब पहुंचे, तो यहाँ पर ये टेम्पो ऐसा खड़ा खड़ा रह जाएगा क्या? नहीं, इस टेम्पो से अनलोडिंग करके यहाँ पर माल को बिठाना पड़ेगा, है ना। अनलोडिंग, अनलोडिंग मैम, लोडिंग, लोडिंग तो वो सामने वाला देख लेगा, है ना। यहाँ पे भी कोई पर्सन रहेगा जिससे हम खरीद रहे हैं, यू नो ये कौन है? ये है वेंडोर, है ना, जिससे हम खरीद रहे हैं, परचेसिंग कर रहे हैं रॉ मटेरियल की। क्योंकि हमारा ना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, हमको सिर्फ रॉ मटेरियल लगेगा, बाकी फिनिश प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनने वाला है। तो ये आ गया, यहाँ पर हमारा हो गया अनलोडिंग स्टोर में, गोडाउन में। फिर यहाँ पर ये पर्सन रहेगा, बोलेगा सर रुको, ही विल यू नो नोट करेगा सब कुछ, पेन से पूरा लिखेगा कितना मटेरियल, कितना यू नो कौन से कोड का मटेरियल कितना आया, कितने रुपए का आया, और काउंटिंग भी करेगा, नंबर्स, क्वांटिटी बोलते हैं जिसको। तो केजीज में होगी तो केजीज, लीटर्स में होगा तो लीटर्स, तो सारा ये लिखेगा ऐसे। ओके ठीक है मैम, समझ गए। मतलब ये भी नोट डाउन करेगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉस पूछेगा ना फिर कितना मटेरियल आया। ओके, अभी स्टोर से कहाँ जाता है? याद करो कॉस्ट शीट को। स्टोर से ये जाता है हमारे फैक्ट्री में। ये कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में, जहां पर क्या है? मशीनरी है।
याद करो, कॉस्ट शीट में पढ़ा था हमने, गोडाउन में जाएगा, गोडाउन से फैक्ट्री में जाएगा। अभी यहां पर भी एक पर्सन रहेगा, दे वुड बी वन पर्सन। फैक्ट्री में भी एक इंसान रहेगा। अच्छा, अब फैक्ट्री का क्या होता है, यहां पर ना, यहां पर ज्यादा मटेरियल रहेगा, बहुत सारा रहेगा रॉ मटेरियल। जितना रिक्वायरमेंट रहेगा उतना ही फैक्ट्री में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जितना पूरा गोडाउन में पूरा का पूरा फैक्ट्री में भेज दो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां पर जितने की रिक्वायरमेंट है ना, एज पर रिक्वायरमेंट उतना ही जाएगा वहां पर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आई टेल यू वेट। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, मटीरियल रिक्विजिशन, रिक्विजिशन नोट। ये यहां पर ये पर्सन देख रहे हो, ये भेजेगा ये नोट को, कहां पर भेजेगा, गोडाउन में। किसको भेजेगा, ये वाले इंसान को भेजेगा, क्या बोल के, सर दिस इज, है ना, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, एज पर दिस नोट फैक्ट्री में इतने की रिक्वायरमेंट है, इतना मटेरियल स्टोर से भेज दो, है ना, ताकि उनका जो अभी प्रोडक्ट बनना है वो रुके ना। ठीक है, तो फिर ये इंसान क्या करता है, उसके ऊपर अपनी साइन करता है, ये भी अपनी साइन करता है, और उसके बाद क्या होता है, गोडाउन से मटेरियल निकलता है फैक्ट्री के लिए। मतलब ये आसपास ही होता है, ये जो देखो पूरा जो ब्लू कलर का बॉक्स बनाया है ना, पूरा एक ही एरिया में होता है, बट सब डिपार्टमेंट अलग अलग है, इट्स ऑल डिफरेंट, पीपल मैनेजिंग देम आर डिफरेंट। अभी देखो बिजनेस शुरू किसने किया, दिस, ये इंसान ने शुरू किया, हैंडल इसको कौन कर रहा है, अलग कोई लोग। ठीक है, दिस इज मिस्टर ए, दिस इज ए, और ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। देखो अलग अलग लोग, पीपल आर रिक्वायर्ड। उसके बाद जब फैक्ट्री में वो आ गया, रिक्विजिशन नोट के हिसाब से माल जब आ गया, तो यहाँ पर क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीन्स में वो मटेरियल जाता है, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट बन के वो जाता है अपने फिनिश प्रोडक्ट वाले गोडाउन में, है ना, जिसको हमने क्या बोला था, ऑफिस भी बोला था, जहां पर फिनिश प्रोडक्ट का ऑफिस रहेगा, वहां पर जो भी बने हैं, यहाँ पर जो भी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जो है वो क्या है, प्रोडक्शन, मतलब जितने यूनिट्स पूरे फिनिश्ड यूनिट्स बन गए, तो वो आ जाएंगे यहाँ पर इस गोडाउन में। एंड देन यहाँ पर कुछ रहेंगे, यहाँ पर कौन लोग रहेंगे, अब मैनेजर्स रहेंगे, उसके बाद सुपरवाइजर्स और कोई रहेंगे, यहाँ पर भी वो लोग रहेंगे, और भी लोग यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, मशीनरी फैक्ट्री ये सब। अब यहाँ पर भी कोई सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, हमने बोला था कि ये वाला जो फिनिश प्रोडक्ट है, अब ये चोरी ना जाए, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड रखा रहेगा, और ये उसकी काउंटिंग में रखेगा, कितना फिनिश प्रोडक्ट बन के आया, वगैरह वगैरह वगैरह, कितना पहले से था। ओके, और फिर यहां से क्या जाता है, अभी ये जाएगा कस्टमर के पास, इट इज आउट ऑफ द एरिया के बाहर है अब, मतलब ये पूरा अभी कस्टमर के पास। कौन सा कस्टमर रहेगा, ये रहेगा होलसेलर, फिर होलसेलर से ट्रेडर, फिर ट्रेडर से डायरेक्ट कंज्यूमर। ऐसा ये फ्लो चलते रहता है। ठीक है, अब ये फ्लो वन टाइम एक्टिविटी है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर से फिनिश प्रोडक्ट खत्म हुआ, फिर से यहां से बोलना पड़ेगा, अरे फिनिश प्रोडक्ट भेजो भेजो भेजो, बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए। फिर यहाँ पर कुछ मशीन अगर खाली है, तो फिर ये स्टोर वाले को बोलेगा, ओ रॉ मटेरियल भेजो भेजो भेजो। यहाँ मशीन रुकनी नहीं चाहिए एकदम, बिल्कुल भी इतना प्लानिंग लगेगा यहाँ पर कि बिल्कुल वेस्टेज नहीं होना चाहिए, एक दो दिन का भी। ठीक है, मिनट्स बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो मिनट्स का छोड़ो, घंटों भी रुकना पड़ेगा। बट अगर 2 दिन 3 दिन रुकना पड़े, तो इनको खर्चा लग रहा है ना, इतने हेवी मशीन थोड़ी हमेशा परचेज करते, इट्स नॉट ऑलवेज परचेज मशीन, है ना, कभी कोई लोग हायर पे लेते हैं, कोई रेंट पे लेते हैं, तो अरे वो 3 दिन का रेंट ऐसे ही चला गया ना। ठीक है, उतने टाइम में तो उनका प्रोडक्शन होता, तो बिल्कुल भी गवारा नहीं है फिर बॉस को कि प्रोडक्शन रुके। फिर इन लोगों को वो सैलरी क्यों दे रहा है, वाई सैलरी पेड टू दीज पीपल, है ना, इन सारे लोगों को, इसको तो सैलरी थोड़ी देगा वो, वेंडर को तो पर पीओ जाएगा, परचेज ऑर्डर। तो ये पूरा ऐसा चलते रहता है। अब देखो रिवर्स में, वन टाइम फर्स्ट टाइम तो क्या होगा, मटेरियल को ऑर्डर करना पड़ेगा, अंदाजा कि कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब बहुत साल हो गए, समझो इस बात, ये फैक्ट्री जो है ना पूरी, इसको खुल के 2 साल हो गए, एंड इट्स डूइंग वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा
कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड दे नो नाउ, पास्ट एक्सपीरियंस से इनको कितना कितना ऑर्डर लगता है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रेंट आ गया फिनिश प्रोडक्ट का, वो जाएगा एकदम फैक्ट्री में, बोलेगा सर फिनिश प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, प्लीज डू नॉट डिले। फिर फैक्ट्री में क्या बोलेगा इंसान कि अरे रॉ मटेरियल स्टोर से नहीं आया तो क्या करे, फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो ही विल टेल हुम, जहाँ जो यहाँ पर अभी स्टोर में है इंसान, उसको बोलेगा सर वी नीड द रॉ मटेरियल क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट में डिले हो रही है ना, वहां लोग वेट कर रहे हैं और ये बिल्कुल गवारा है क्या बॉस को, नहीं। तो फिर स्टोर वाला आदमी क्या करेगा, ओके आई नीड टू परचेज ऑर्डर देना पड़ेगा। तो ये पहले क्या बनाता है, मटेरियल रिक्विजिशन हो गया, परचेज रिक्विजिशन। अभी परचेज जो डिपार्टमेंट रहेगा इस स्टोर गोडाउन में, और एक ऐसा छोटा परचेज डिपार्टमेंट रहेगा जहां से परचेज रिक्विजिशन बनेगा। वेट, यहां पर परचेज रिक्विजिशन बनेगा। क्यों बनेगा ये परचेज रिक्विजिशन, अब इसने तो ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेज दिया, हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री। उसके बाद परचेज रिक्विजिशन में वो देखेगा क्वांटिटी कितनी चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, सारी और भी बातें, है ना, पूरा कितना प्राइस होना चाहिए, बाकी सारी चीजें, ऐसा पूरा रिक्विजिशन का एक नोट ही रहता है, मैं आपको बता दूंगी उसका फॉर्मेट। ठीक है, तो ये सारी ऐसी ब्ला ब्ला चीजें इसमें लिखी होती हैं। उसके बाद यहाँ का जो परचेज डिपार्टमेंट है इसने रिक्विजिशन बना लिया, ये एक उनके कॉपी के लिए होता है। वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, अभी जब वो थ्योरी में पढ़ेंगे ना तो वो बताती हूँ, अभी ब्रॉडली समझ लो कि ये सारा परचेज रिक्विजिशन बन गया। अब ये परचेज रिक्विजिशन के हिसाब से परचेज ऑर्डर बनेगा, परचेज ऑर्डर। ये परचेज ऑर्डर कौन प्लेस करेगा, ये स्टोर वाला जो आदमी है ना, यहाँ पर जो भी परचेज डिपार्टमेंट में रहेगा, वो वेंडर को देगा परचेज रिक्विजिशन नोट, और यहां से फिर बनेगा उनका परचेज ऑर्डर, पीओ बोलते हैं जिसको, परचेज ऑर्डर। ठीक है, तो ये फ्लो हमेशा ही फिर चलता रहेगा। फिनिश प्रोडक्ट की कमतरता, फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से बोलेगा सर अभी स्टोर से भेजो, तो रिक्विजिशन भेजेगा वो। उसके बाद में रिक्विजिशन है कि भाई स्टोर वाले के पास में अभी रॉ मटेरियल है नहीं, वो जाएगा किसके पास, और डिपार्टमेंट के पास, परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगा, बोलेगा सर वी नीड टू डू अ परचेज ऑर्डर, पीओ करना है, तो वो बनाएगा क्या, परचेज रिक्विजिशन बनाएगा। उसके बाद में वो लोग ऑर्डर करेंगे किस हिसाब से, क्वांटिटी कितना चाहिए, कब चाहिए, किस तरीके का क्वालिटी चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, तो ये सारी चीजें यहाँ पर। ठीक है, और ये परचेज रिक्विजिशन इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि उनको ना कुछ तो बजट का भी करना होता है कि कितना बजट है वगैरह वगैरह, फाइनेंस का भी इंपॉर्टेंस देख के। तो इन शॉर्ट ऐसे मान लो कि ये पूरा समरी होता है। ठीक है, अभी इसके बाद ओके, तो हम लोग अभी एक बार यहाँ से पढ़ ले, तो पूरा क्या है ना, बेसिक जो भी मैंने अभी पढ़ा है यहाँ पर, वो ये सारा यहीं पर लिखा हुआ है पूरा, तो एक बार थोड़ा सा हाईलाइट करके यहाँ से बता दूं सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड देन। अब देखो यहाँ पर क्या बोलता है, मटेरियल इज सब्सटेंस, फिजिकल टर्म है, मतलब दिखने वाला प्रोडक्ट है, इज अ पार्ट और composed of finished product. Material refers to commodity supplied to an undertaking for the purpose of consumption in the process of manufacturing. Manufacturing होना है तो वहां पर वो क्या होता है, कंज्यूम होता है, हमने भी देखा। और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, कोई सर्विस इंडस्ट्री होगी तो कुछ मटेरियल सर्विस देने में लगेगा, तो दैट थिंग। और फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्रोडक्ट्स, the term stores is often used synonymously with materials. However, stores has a wider meaning and it covers not only raw material consumed or utilized in the production but also other items such as sundries, suppliers, maintenance, stores, fabricated parts, component, tools, jigs, other items, consumables. Please understand, वो लोग क्या बोलते हैं, मटीरियल, मटीरियल जो है वो एकदम छोटा विजन है उसका। मटेरियल मतलब ये सारा सब कुछ रहेगा जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं जो स्टोर्स है, स्टोर्स में सब आएगा, पूरा भंडार,
टूल्स, जिग्स, मेंटेनेंस का सामान, फैब्रिकेटेड पार्ट्स, कंज्यूमेबल्स, लुब्रिकेंट्स, अदर आइटम्स या फिर स्टेशनरी का कुछ आइटम सब आएगा उसमें। हमने भी एक बनाया था छोटा सा स्टोर रूम जहाँ पे और भी सारी चीजें आएगी, उसको क्या बोलेंगे, पूरे को बोलेंगे स्टोर्स, है ना। हमारे भी घर में होता है ना स्टोर रूम, जहां पर हर चीज जाती है, कुछ भी खराब हुआ हुआ सामान या कुछ तो इंपॉर्टेंट रहेगा और काम का नहीं है अभी, तो वो भी वहां पे रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टोर्स। ओके। उसके बाद फिनिश्ड एंड पार्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर ऑफन इंक्लूडेड अंडर द टर्म स्टोर्स, और ये जो है ना फिनिश प्रोडक्ट्स वगैरह, इनको भी वो लोग स्टोर्स में इंक्लूड करते हैं। मटीरियल्स आर ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री, ठीक है, इसको हम इन्वेंट्री के नाम से भी बोलते हैं, विच इज नॉट न्यू। ओके। द टर्म मटीरियल इन्वेंट्री कवर्स नॉट ओनली रॉ मटीरियल्स बट ऑल्सो कंपोनेंट्स, डब्ल्यूआईपी, फिनिश प्रोडक्ट्स एंड स्क्रैप ऑल्सो। मटीरियल में क्या आता है, इन्वेंट्री में सब कुछ आता है, हमने प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट में पढ़ा कि उसमें सब आता है, ठीक है। तो मटीरियल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या बोल रहे हैं वो, सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना। क्यों, क्यों सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे लिख दो आप, सिग्निफिकेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, कुछ भी बना लो एकदम इंपॉर्टेंट है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स 40 to 80% ऑफ द टोटल कॉस्ट। एमसीक्यू में आया तो पूछ सकते हैं कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है मटीरियल का जो पोर्शन होता है, तो इट इज 40 to 80%, तो इट इज ऑलमोस्ट, इज ह्यूज, 40 to 80% इज ह्यूज। The percentages may differ from industry to industry, okay, but for the manufacturing sector material cost are of greatest significance। देखो, कोई लोग अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई चीज, तो उसके लिए जो मटेरियल का कॉस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अ वाइटल एलिमेंट इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो रोजाना फ्लो में चाहिए पैसा, उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल में ये भी एक वाइटल एलिमेंट होता है, कौन सा, मटेरियल का। वर्किंग कैपिटल जरूरी है ना, देखो ऑर्डर बार बार प्लेस करनी पड़ेगी, तो उतना पैसा हमारे पास एज अ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए टू प्लेस द ऑर्डर, है ना। देखो कितना और बच गया, कब ऑर्डर वापस देना है, अगेन यू नीड टू हैव द वर्किंग कैपिटल। इसका भी एक एक्सपर्ट ना वर्किंग निकाल के देता है कि आपको कितना हर हफ्ते, जिस तरीका का मुझे अगर हर हफ्ते का चाहिए तो हर हफ्ते निकाल के देगा, हर महीने लगता है तो महीने का निकाल के देगा कि सर आपको हर महीने इतने का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अभी हम लोग वो पढ़ेंगे फॉर्मूलाज में सब, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, है ना, सारे फॉर्मूलाज है अभी ये, ठीक है, पढ़ेंगे वो। सो इट इज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू कैश। क्या बोल रहे हैं वो, इन्वेंट्री को हम एज अ वर्किंग कैपिटल ही समझते हैं, और इट इज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू कैश, क्योंकि देखो उसका जो भी हमको रियलाइजेशन होने वाला है वो जल्दी ही कैश में होने वाला है। जो मशीनरीज वगैरह होती है हम उसको वैसा बोलते हैं क्या कि एज अ वर्किंग कैपिटल का हमको इसका कुछ है, नहीं, क्योंकि देखो मशीनरी को ऐसे आप बोल नहीं सकते चलो मैंने आज ये मशीनरी बेचने को निकाली है 2 करोड़, कोई नहीं खरीदने वाला, नोबडी हैज दैट मच कैश, ऐसा लिक्विड में कुछ नहीं पड़ा होता। मटेरियल आप बोल दोगे चलो 2 लाख का मटेरियल किसी को चाहिए क्या, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट, बिक जाएगा वो, तो इट इज इक्विवेलेंट टू कैश। देयरफॉर एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतने सारे चीजों से वो बोलते हैं कि इसका जो एनालिसिस करना है या इसका जो भी हमको वर्किंग करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, देखो कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल होना चाहिए। क्यों लगेगा कंटिन्यूअस, स्टोर में कंटिन्यू रहेगा तो वही फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में बराबर से प्रोसेसिंग चलते रहेगी तो फिर फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, फिनिश प्रोडक्ट बनता रहेगा तो फिनिश प्रोडक्ट बिकता रहेगा। वरना अगर रॉ मटेरियल ही रुक गया तो फिनिश प्रोडक्ट तो बनने से रहा, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मटेरियल टाइम टू टाइम बराबर से अपने टाइम से हर जगह पहुंच जाए, स्टोर्स के टाइम पे स्टोर्स में, फैक्ट्री के टाइम पे फैक्ट्री में, एंड देन दैट फिनिश प्रोडक्ट बराबर से टाइम पे अपने फिनिश प्रोडक्ट वाले गोडाउन में या ऑफिस में, एंड देन वहां से कस्टमर के पास। कस्टमर रुकने नहीं वाला, कस्टमर को तो आज चाहिए मतलब आज चाहिए, यहां से नहीं मिला तो वहां से मिल जाएगा। यू ऑल्सो मार्क माई वर्ड्स दिस टाइम कि अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हो ना, इफ यू आर नॉट डूइंग इट somebody एल्स इज डूइंग इट, ठीक है। तो बस वैसा ही होता है कि यहां से नहीं मिली चीज तो कहीं और से मिल जाएगी, हमारा भी ऐसा ही होता है। कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए, एक स्टोर से नहीं मिला तो क्या हम लोग वेट करते हैं, है ना, किसी ने बोल दिया हमको स्टोर वाले ने कि भैया 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद बुक आएगा, क्या आप रुक सकते हो, और आपकी कल एग्जाम है, रुकोगे आप 2 दिन के लिए, नहीं, आपको तो अभी चाहिए, तुरंत पढ़ने बैठना है, दूसरे स्टोर से जाकर ले लोगे। तो इट इज ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊपर भी हमने पढ़ा ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट,
ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूअस मूवमेंट रहता है मटेरियल का, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है देखो, टू मेक continuous availability of material so that there may be uninterrupted flow of material for production may not be held up for want of material। क्या बोल रहे हैं वो, प्रोडक्शन को सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की वजह से रोक नहीं सकते। आप रेंट भर रहे हो, आप मशीनरी का रेंट भर रहे हो, या उसका जो भी हायर परचेज का फाइनेंसिंग जो भी आप कर रहे हो वो भर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो, लेबर लोगों का पे कर रहे हो, तो आप लोग रोक सकते हो उसका प्रोडक्शन? नहीं। Just because of want of material you cannot make them wait। that is very important। next, to purchase requisite quantity of materials to avoid lack of working capital। क्या बोल रहे हैं वो, to purchase requisite quantity to avoid lack of working capital or to minimize the risk of surplus or obsolete stores। देखो क्या होता है कि अगर हम लोग बहुत सारा मटेरियल एक साथ मंगा लें तो ऐसा हो जाएगी कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज हो जाएगी। कितना भी एक साथ नहीं मंगा सकते, एकदम इकोनॉमिकली हमको सोच के मंगाना पड़ेगा। तो एक तो क्या बोल रहे हैं वो, ब्लॉक नहीं हो जाए अपने वर्किंग कैपिटल, तो सोच समझ के मंगाओ। या तो है ना, सरप्लस की हमारे पास रिस्क नहीं हो जाए कि अरे बहुत सारा मंगा लिया अब हमारे पास सरप्लस हो गया, अब क्या करें। ऑब्सोलीट स्टोर्स मतलब क्या, अब जो खराब हो गया, मंगा के रखा है स्टोर में, कभी यूज ही नहीं हो रहा है या बहुत स्लो यूज हो रहा है, एंड में वो खराब हो गया। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं वो, रिक्विजिट क्वांटिटी। तो यहां पर मैं रिक्विजिट क्वांटिटी को हाईलाइट कर देती हूँ। टू मेक परचेस कॉम्पिटिटिवली एंड वाइजली एट मोस्ट इकोनॉमिक प्राइजेस। क्या बोलते हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइजेस। आप भी ऐसे ही करते हो, पूमा का शूज खरीदना है या फिर कोई और ब्रांड का आपको जैकेट खरीदना है ना, यूसीबी का कोई टी शर्ट खरीदना है या शर्ट लेना है, तो आप लोग ना स्टोर में भी हर जगह देखते हो कहाँ कितना डिस्काउंट है, या फिर कौन सा हमको जो ब्रांड है वो एकदम थोड़ा कन्वीनियंट प्राइस में मिल रहा है ना। हमारा हैबिट होता है ऐसा कि कभी कोई स्टोर में या मॉल में कहीं पर डिस्काउंटेड प्राइस में कभी कुछ लगता है, होता है ना, उनको कुछ सेल वेल आता है, टिकट्स मिलते हैं वगैरह वगैरह। तो हम लोगों का भी क्या होता है, मोस्ट इकोनॉमिक प्राइस पे हम लोग खरीदते हैं। क्या बोलते हैं फिर, 7,000 का कोई जीन्स है जो आपको 2,000 में मिल गया, है ना, क्यों खरीदोगे फिर आप उसको 7,000 में। वैसा ही क्या होता है, और 7,000 छोड़ो, 2,000 भी छोड़ो, कहीं और भी अगर आपको 1,700 में मिल रहा है, आप 2,000 भी पे करोगे क्या, नहीं, मोस्ट इकोनॉमिक प्राइस। तो क्या बोलते हैं ना, वो रॉ मटेरियल हम एक जगह से नहीं खरीदेंगे, ये इंसान देखेगा अलग अलग स्टोर में कहाँ से मैं खरीदूं, जहां से मुझे एकदम इकोनॉमिक प्राइस में मिल जाए। ठीक है, इकोनॉमिकल प्राइस मतलब बेस्ट प्राइस, बेस्ट सूटेबल प्राइस। खरीदने खरीदने वाइज हम लोग क्या बोलते हैं, हमको एकदम कम प्राइस में मिले। और बेचते टाइम क्या बोलते हैं कि सब, है ना, मैं ज्यादा प्राइस में बेच पाऊं, सो दैट माई प्रॉफिट इज मोर। ठीक है, टू परचेज प्रॉपर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स टू हैव मिनिमम पॉसिबल वेस्टेज ऑफ मटेरियल। क्या बोल रहे हैं वो, प्रॉपर क्वालिटी हो और वेस्टेज कम हो। तो इसका इंस्पेक्शन वगैरह होता है मटेरियल का, जब स्टोर में मटेरियल आता है ना, तो देर इज अ पर्सन, हमने अभी डायग्राम में भी देखा, वी कीप अ पर्सन जो पूरा नोट डाउन करता है कितना मटेरियल आया, कैसा आया, कौन से टाइप का मटेरियल आया। वो लोग ना हर टाइप के मटेरियल को ऐसा कोड दे देते हैं। फैक्ट्री में अलग अलग टाइप का मटेरियल लगता है, तो ऐसा समझ लो इसका जो कोड है ना वो ऐसे डाल देंगे 301। फिर और कोई तरीके का मटेरियल रहेगा, उसको दे देंगे कोड 302। ठीक है, तो इस तरीके के कोड वो दे देंगे। तो उन लोगों को देखना पड़ेगा बराबर कोड वाइज, जितना क्वांटिटी हमने परचेज ऑर्डर में, परचेज रिक्विजिशन में लिखा था उतना ही बराबर से आया है क्या। ठीक है, पीओ में बराबर ऐसा लिख के आया है क्या। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अच्छे क्वालिटी का मटेरियल आया है क्या। ये लोग ये क्यों करते हैं, इंस्पेक्शन बोलते हैं उसको, कि डुप्लीकेट माल तो नहीं आया, प्राइस तो ओरिजिनल लगा दी, माल डुप्लीकेट भेज दिया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, इंस्पेक्शन। इसलिए बोलते हैं प्रॉपर क्वालिटी जो है मटेरियल का वो आना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों, देखो अगर मशीन में डाल के प्रोडक्ट, वो जो है मटेरियल अगर टूट रहा है या जो भी प्रोडक्ट बनते टाइम डैमेज हो रहा है, तो वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो सब स्टैंडर्ड टाइप का मटेरियल नहीं आना चाहिए, एकदम क्वालिटी जैसा हमने बोला था वैसे क्वालिटी का मटेरियल आना चाहिए। Next, to serve as information center on the materials knowledge for prices, sources of supply, lead time, quality, specification। ठीक है, ये सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, देखो, स्टडी ऑफ मटेरियल कैन बी बेटर एक्सप्लेन्ड। मटेरियल क्या क्या होता है उसका,
क्या क्या चीज होती है? एक तो परचेस एंड रिसीट, परचेस करो, हमारे पास वैसा आया कि नहीं। उसके बाद उसका स्टोरेज इंपॉर्टेंट है, मटेरियल का आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी स्टोर। अगर मटेरियल आ गया, आपके पास प्लेस ही नहीं है उसको कहीं पे अनलोड करने का, तो कहाँ करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो प्लेस ही बनाई ना हमने। वो इतना बड़ा बक्सा बनाया देखो ब्लू कलर का, क्यों बनाया? कि उतारने के लिए जगह तो लगेगी। बिना जगह के आप धंधा नहीं कर सकते हो। यू कैनॉट डू अ बिजनेस विदाउट अ स्पेस, यू नीड अ स्पेस। ठीक है, अगर स्पेस नहीं होगी तो फिर आपको रेंट से देखनी पड़ेगी, ओके कन्वीनियंट प्लेस है क्या, यहाँ से कि ना कितने लोग यहाँ पर है, ये कितना इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर इस तरीके के लोग हैं क्या जो इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं। कैसा भी प्लेस नहीं चलेगा। इट इज टू बी थॉट वेरी केयरफुली कि कैसे तरीके का हमको प्लेस चाहिए, सो दैट हमारा प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंच सके कम कॉस्ट में। ठीक है, तो स्टोरेज, स्टोरेज इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज के बाद में इश्यू। इश्यू का क्या मतलब होता है? मतलब स्टोर किया, अभी कहाँ पे? फैक्ट्री में इशू करने वाले हैं। फिर फैक्ट्री से और कहाँ इशू हो जाएगा? फिनिश प्रोडक्ट अपने अपने गोडाउन में, फिनिश प्रोडक्ट के गोडाउन में, और फिनिश प्रोडक्ट के गोडाउन से कहाँ पर? कस्टमर्स के पास। तो इश्यू ऑफ मटेरियल, और इन सब का परचेस का, स्टोरेज का, इशू का कंट्रोल। हमने देखा ना, हर जगह लोग हैं, यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर लोग हैं। तो ये लोगों को क्यों रखा है? कंट्रोल। परचेज बराबर से इंस्पेक्शन करो, बराबर से है ना मटेरियल आया कि नहीं देखो। स्टोरेज में क्या रहेगा कि स्टोर बराबर से स्पेस का यूज हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए गोडाउन आ गया किधर भी कुछ भी फेंक दिया, नहीं। वो इंसान बराबर देखेगा कि ये प्रोडक्ट का प्लेस ये है, लोकेशन ये है, 301 का प्रोडक्ट यहाँ रखना है, 302 का प्रोडक्ट इस प्लेस पे रखना है, ओके फलाना ढीम का प्रोडक्ट यहाँ पर रखना है, सो दैट लोकेशन बाद में ट्रैक हो पाए। देखो, आप कभी कोई फैक्ट्री में विजिट करते हो ना, मैं एक बार आई वेंट फॉर स्टॉक टेक। स्टॉक टेक मतलब स्टॉक ऑडिट। तो बहुत बड़ा उनका भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ही था वो। इट वाज ह्यूज, बहुत बड़ा था, बहुत चलना पड़ता था वहां पर। तो वी वेंट देयर एंड वहां पर इतना सारा रखा हुआ है, कुछ 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 कुछ, देयर आर मेनी स्पेयर पार्ट्स, कुछ कुछ चल रहा है ना। कुछ तो वहां पर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स ऐसे व्हील्स जैसे बन रहे हैं जो मशीन्स में ही यूज होते हैं, उसमें कुछ केमिकल या कुछ ऑयल यूज होता होगा, उस तरीके का भी वो यूज हो रहा है ना, कैप्टिव कंजम्पशन जिसको बोलते हैं। तो इतना सारा सब कुछ वहां पर रखा हुआ है ना, तो हम लोगों ने देखा वहां पर, तो फिर हम लोगों ने सोचा अरे इसको ये ट्रैक कैसे करते होंगे, है ना, ये पर्टिकुलर चीज कहाँ रखी है, कैसे मिलती होगी। तो उनके पास ना पूरा ऐसा सिस्टम में रिकॉर्डेड है कि ये वाला चीज इस जगह पर, इस वाले कमरे, जो भी रूम नंबर है वो रूम नंबर प्लस कौन सा ब्लॉक, वहां पर बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स थे जहां पर ऐसे नंबर्स लिखे हुए थे। ठीक है, नंबर्स लिख के फिर वो हम लोगों को बता रहे थे कि दिस प्रोडक्ट इज हियर, और उसका ना क्वांटिटी भी सामने लिखा हुआ था। ठीक है, कि कितने प्रोडक्ट्स वहां पर है। तो हम लोग भी स्टॉक टेक में यही करते हैं, है ना, फ्लोर टू लिस्ट एंड लिस्ट टू फ्लोर, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि लिस्ट का जो मटेरियल है वो वहां पर दिखना चाहिए, एंड वहां का मटेरियल मेरे लिस्ट में दिखना चाहिए। तो बोथ वेज, वाइस वर्सा इज गुड। इफ यू हैव डन द स्टॉक टेक तो आपको समझ में आएगा वो कैसे काम करता है। ठीक है, एक्चुअली बहुत टाइम हो गया वहां पर जाकर, तो आई डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हाट इज पीटीएल था वो, प्रीमियम ट्रांसमिशन लिमिटेड ऐसा कुछ तो था, है ना नाम, पीटीएल इट वाज। तो हम लोग वहां पर गए थे, बहुत बड़ा था, बहुत बहुत, इट वाज ह्यूज, स्पेस वाज वेरी ह्यूज, इतना चल चल के ही थक गए थे हम। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ था वहां पर। तो वहां पर से पता चल गया था, जब मैं ये पढ़ रही थी ना खुद से, तो आई कुड रिलेट कि अच्छा ये किया है मैंने। देन अगेन वो लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिक्विजिशंस ऑफ मटेरियल कंट्रोल सिस्टम। क्या क्या होना चाहिए रिक्विजिशन में, क्या क्या होना चाहिए कंट्रोल सिस्टम में? कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, अलग अलग लोग हैं, फैक्ट्री के लोगों को क्या चाहिए तो उसने बराबर कोऑर्डिनेट करना चाहिए स्टोर्स वाले को कि उसको कौन सा वाला रॉ मटेरियल चाहिए, तो क्या बोलते हैं, कनेक्शन, कोऑर्डिनेशन, सॉरी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स। देखो यहाँ पर बोल दिया क्या है, परचेज, रिसीविंग, इंस्पेक्शन, स्टोरेज, इश्यूज, अकाउंट्स, कॉस्ट डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन। फिर यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन ऑल स्टेजेस ऑफ कंट्रोल, बराबर से उनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एक दूसरे का साइन लेना चाहिए, इतना मटेरियल इशू हो गया, इतना मटेरियल रिसीव हो गया, ओके। क्लासिफिकेशन, कोऑर्डिनेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मटीरियल्स, प्लानिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मटीरियल, एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पढ़ ले रही हूँ सिर्फ। एफिशिएंट परचेज ऑर्गेनाइजेशन, बजटरी कंट्रोल,
उसके बाद में क्या, प्लान स्टोरेज ऑफ मटेरियल, फिजिकल कंट्रोल, एफिशिएंट बुक कंट्रोल थ्रू सेटिस्फैक्टरी स्टोरेज कंट्रोल प्रोसीजर्स, फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स, उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोर्स, मतलब बराबर से एकदम इकोनॉमिक क्वांटिटी में यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत सारा दिख रहा है तो फटाफट कैसे भी यूज करो, डैमेज हो रहा है तो होने दो, नो, इट शुड बी अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड भी होना चाहिए और यूटिलाइजेशन भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल ऑडिट, देखो इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने सारे लोग हैं ना तो ऐसे मटेरियल गायब हो रहा है, चोरी जा रहा है मतलब, तो इंटरनल चेक इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। तो इसके लिए ना अलग से ही लोग होते हैं, ये इनका और डिपार्टमेंट वालों को कोई कनेक्शन नहीं होता। इंटरनल ऑडिटर लोग अलग होते हैं, वो देखते हैं बराबर से ये लोग मटेरियल को इशू कर रहे हैं क्या, रिसीव बराबर से कर रहे हैं क्या, मेंटेन बराबर से कर रहे हैं क्या, ऑल दोज थिंग्स। देन सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट रिगार्डिंग मटेरियल परचेज, स्टोरेज, यूटिलाइजेशन, ठीक है। रिपोर्टिंग कैसा चलता है, एक दूसरे को रिपोर्टिंग किसके रिगार्डिंग, मटेरियल परचेज, स्टोरेज, यूटिलाइजेशन। इंपॉर्टेंस क्यों है प्रॉपर रिकॉर्डिंग का, क्यों इंपॉर्टेंस है, देखो मटेरियल क्या होता है, सिग्निफिकेंट पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स का, बीइंग एन इनपुट एंड सिग्निफिकेंट एलिमेंट, इट रिक्वायर्स प्रॉपर अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। बॉस तक लेकर सबको इसके ऊपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। रिकॉर्ड इन द सेंस क्या, इसके ऊपर ऐसा मैनेजमेंट का वो रखना पड़ेगा, अरे मटेरियल पे कितना खर्चा, कितने लोग, क्या बराबर से हो रहा है क्या, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, बॉसेस लोग इंटरनल ऑडिटर्स को पूछेंगे क्या सब कुछ बराबर चल रहा है रिलेटिंग टू मटेरियल। ह्यूज कॉस्ट है ना, क्योंकि और कॉस्ट कौन बेयर करता है, कौन बेयर करता है, बॉसेस, उनका जेब से पैसा लग रहा है। तो इट इज वेरी जेन्युइन दैट दे आस्क अबाउट ऑल दिस, प्रॉपर अटेंशन देते हैं वो, बिकॉज कॉस्ट कंट्रोल बिगिंस फ्रॉम हियर, देखो है ना। तो उन लोगों का पैसा लग रहा है तो उनके यहाँ पर लगना चाहिए कि अच्छा यहाँ से पैसा लग रहा है ना, तो आई शुड बी रेस्पॉन्सिबल कि कहीं पे भी कुछ गलत ना हो ऑर्गेनाइजेशन में। देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ 3 E's, दैट इज इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमिक मतलब एकदम ढंग से काम होना चाहिए, कम पैसे में होना चाहिए। एफिशिएंसी, लेबर लोगों का एफिशिएंसी काम करने का एकदम बेस्ट होना चाहिए। उसके बाद इफेक्टिवनेस, है ना, सब इफेक्ट, इतना जब काम सब हो रहा है, मटेरियल लेबर इतना सब लग रहा है, पैसा लग रहा है, तो इफेक्टिवनेस भी दिखना चाहिए। ओके, economy in procurement, efficiency in handling of the material, effectiveness in the manufacturing of desired product। देखो उन्होंने खुद ही बोल दिया, प्रोक्योरमेंट करने में इकोनॉमी होनी चाहिए, मतलब माल खरीदने में, एफिशिएंसी इन हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, कौन हैंडल करता है, लेबर लोग, उसके बाद इफेक्टिवनेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। ओके, एज पर द स्टैंडर्ड इज इंश्योर्ड, मतलब अगर बॉस बोलेगा इतना आपको प्रोडक्शन करना है तो सब कुछ बराबर से इकोनॉमिकली, इफेक्टिवनेस, ये सब यूज करके इतना बनना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है प्रॉपर रिकॉर्डिंग का, क्योंकि देखो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है, कितना फाइनल प्रोडक्ट का कितना प्राइस रहेगा, उसकी क्वालिटी, उसकी कंटिन्यूटी, अगर नुकसान हो रहा है तो कंटिन्यूटी करेगी क्या प्रोडक्शन का, नहीं करेंगे। उसके बाद स्टॉक होल्डिंग एंड स्टॉक आउट कॉस्ट, कितना स्टॉक आउट, स्टॉक आउट का क्या मतलब होता है कि इतना अभी अभी हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है और प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है मार्केट में, अभी अगर रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन रुक गया, तो स्टॉक आउट होने के बाद जो आप समझो 10 यूनिट्स है ना, 10 यूनिट्स का एकदम कस्टमर्स लोग मांग रहे हैं और हम लोगों के पास 10 यूनिट्स है क्या, नहीं है, तो इस 10 यूनिट का, और समझो 1 यूनिट का कॉस्ट है 1,000 रुपये, तो कितना हो गया फिर ये 10,000 रुपये, 10,000 रुपये को खर्चा हो गया, तो देखो स्टॉक आउट हो गया इतने का, है ना, 10 यूनिट्स का स्टॉक आउट। उसके बाद वेस्टेज लॉसेस कितना हो गया, रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स, प्राइस, क्वालिटी, कंटिन्यू रखना है कि नहीं, स्टॉक होल्डिंग, स्टॉक आउट, वेस्टेज एंड देन रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, देखो परचेसिंग, परचेस करना, रिसीव करना, इंस्पेक्शन करना, स्टोर करना, इशू करना, मेंटेन करना, स्टॉक ऑडिट करना, एकदम एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट है। यस, वी हैव स्टडीड इन द डायग्राम, मटेरियल परचेस करना, रिसीव करना, स्टोर करना, उसका बराबर से क्या, इशू करना, मेंटेनेंस करना एंड स्टॉक ऑडिट, ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ही है। परचेस फ्लो क्या क्या होता है, हमने भी ये सारे क्वेश्चंस देखे, कौन से क्वेश्चंस मैम, व्हाट टू परचेज, व्हेन टू परचेज, वेयर टू परचेज, हाउ मच टू परचेज एंड एट व्हाट प्राइस, ठीक है। मटेरियल ऑफ गुड क्वालिटी होना चाहिए, राइट टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए, स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, मतलब राइट
सोर्स होना चाहिए, वेयर टू परचेज, कहाँ से ले हम लोग मटेरियल, क्वालिटी भी अच्छा दे, बराबर प्राइस पे लगाए, लोग अच्छे हो, है ना, तो वहां से खरीदेंगे। फिर राइट क्वांटिटी, बराबर इतना नहीं कि कितना भी खरीद लिया या बहुत कम खरीद लिया, है ना, या फिर ऐसा हो गया कि बाप रे इतना माल हो गया कि अभी वो खराब होते जा रहा है बस स्टोर में रख रख के, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट क्वांटिटी एंड राइट प्राइस, ठीक है। टू परफॉर्म दिस फंक्शन इफेक्टिवली परचेसिंग डिपार्टमेंट फॉलोइंग प्रोसीजर, क्या करते हैं वो, देखो परचेज रिक्विजिशन होता है, सोर्सेज देखते हैं कहाँ कहाँ से सप्लाई हो सकता है, फिर प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर बनाते हैं, उसके बाद रिसीविंग ऑफ मटेरियल, उसका इंस्पेक्शन टेस्टिंग, और उसके बाद चेकिंग एंड पासिंग ऑफ द बिल ऑफ पेमेंट। ऐसा ही करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, देखो परचेज रिक्विजिशन बनेगा, फिर पीओ जाएगा, पीओ के बाद में हमको रिसीव होगा, रिसीव होने के बाद उसका क्या होगा, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, अगर ये जो भी हमने मंगाया है उसके हिसाब से आया है तो ये जो भी पीओ हमने भेजा था ना, इसका पेमेंट, इसका पेमेंट, ऐसा फ्लो चलते जाएगा। कुछ अगर सबस्टैंडर्ड मटेरियल आ गया तो पेमेंट करेंगे क्या, नहीं, बोलेंगे उनको सर देखो इस बार ऐसा मटेरियल आया एंड वी आर होल्डिंग द पेमेंट नाउ, ठीक है, तो दैट थिंग। तो ये क्या पढ़ा हमने अभी, क्या पढ़ा हमने ये अभी, परचेज डिपार्टमेंट फॉलोज द फॉलोइंग प्रोसीजर। देखो परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं वो लोग, परचेज इन्वॉल्व्स प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, क्या है, क्वांटिटी क्वालिटी एट इकोनॉमिक प्राइस, इकोनॉमिक प्राइस हमने बोल दिया बेस्ट प्राइस। उसके बाद उन लोगों को क्या क्या देखना पड़ते हैं, क्या क्या फैक्टर्स वो लोग देखते हैं, क्वांटिटी क्वालिटी कॉस्ट एफिशिएंसी इकोनॉमी प्रॉम्प्ट डिलीवरी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सो ऑन। ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं वो कि कैसी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी आएगी क्या, कॉस्ट मैनेजमेंट इकोनॉमिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे को माल अगर बहुत लग रहा है या अर्जेंट में लग रहा है तो कितने में भी खरीद लेंगे। 10 रुपए का माल थोड़ी ना आप लोग 100 रुपए देकर खरीदोगे, इज इट, नो, यू विल वेट, ऑफ कोर्स। ओके, purchase department in the business person can be organized into two types, centralized and decentralized। ये एक इंपॉर्टेंट है, सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लोग हमेशा क्या फॉलो करते हैं, मोस्टली सेंट्रलाइज्ड फंक्शन, बिकॉज उसके एडवांटेजेस है। क्या क्या एडवांटेजेस है, देखो मेरिट्स देखेंगे। क्या बोलते हैं वो, व्हेन मटेरियल्स आर परचेज्ड फेवरेबल टर्म्स, ट्रेड डिस्काउंट इकोनॉमीज ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक साथ। सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब होता है, सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है कि एक साथ एक ही जगह पर ऑर्डर कर दो, माल वहां पर आएगा, उसके बाद अपने अपने इंटरनली डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर होगा। तो उसका हमको फायदा ये हो जाएगा कि अगर सेंट्रली बहुत सारा मटेरियल है ना, अगर आउटलेट्स आपके बहुत है ना, 3-4 जगह पे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट अलग, यहाँ का ट्रांसपोर्ट अलग, यहाँ का अलग, है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मटेरियल ऑर्डर करेंगे, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा, तो डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो वो लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है ना, एक साथ ही पूरा यहाँ ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद खुद ही भिजवा देंगे हम, तो ट्रेड डिस्काउंट भी मिल जाएगा और ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा भी बच जाएगा। ठीक है, इस 4 जगहों का ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि खर्चा क्यों बच जाएगा और डिस्काउंट क्यों मिलेगा, क्योंकि हमारी क्वांटिटी फिर लार्ज हो जाएगी ना। 2-3 हर जगह मंगाने से बेटर है कि मैं 10 क्वांटिटी एक ही जगह मंगा लूं, है ना। ऐसा होता है ना, हमारे पास अगर 3-4 फैमिलीज का घर है तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग इंडिविजुअली, एक साथ खरीद लो सो दैट वी हैव अ डिस्काउंट ऑल्सो, और सबको प्राइस बराबर से मिल जाए, है ना। फिर इंटरनली अपना अपना बांट लो कितना हो गया, ओके, दैट वे। Specialized purchasing officer can be appointed with specific purpose of highly efficient purchase function। देखो क्या बोलते हैं वो, इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम। 4 जगह पे अलग अलग इंसान रखेंगे तो उसका भी खर्चा होगा, तो बोलते हैं एक काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक इंसान को यहीं पर अपॉइंट कर देंगे, हियर इटसेल्फ, कि वो क्या फिर सब देखेगा, ऑर्डर करने का देख लेगा, आएगा तो इंस्पेक्शन का देख लेगा, उसके बाद में पेमेंट वगैरह का वो सब देख लेगा, है ना, एफिशिएंटली सब कुछ देख लेगा वो, हाईली एफिशिएंट परचेस फंक्शंस। ठीक है, एकदम स्पेसिफिक वही पर्पस के लिए कि बस परचेस डिपार्टमेंट के रिलेटेड दैट पर्सन इज अपॉइंटेड, सेंट्रलाइज्ड का प्लानिंग एंड वगैरह करने के लिए।
ओके, द बिजनेस एंटिटी कैनॉट अफोर्ड अ स्पेशलाइज्ड परचेसिंग ऑफिसर इन एवरी लोकेशन, बोल दिया, पॉइंट डिस्कस कर लिया. देन व्हाट इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड ओवर द स्टॉक ऑफ मटेरियल बिकॉज डुप्लीकेशन ऑफ परचेज ऑफ द सेम मटेरियल्स में इजीली बी अवॉइडेड इन सेंट्रलाइज्ड परचेज सिस्टम. क्या बोल रहे हैं वो? डुप्लीकेशन हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है. डिसेंट्रलाइज में क्या हो सकता है कि अगर डुप्लीकेट मटेरियल आ गया तो पता नहीं पड़ेगा, बट एक साथ अगर मंगा लिया तो हम लोग फिर बराबर से देख सकते हैं, अरे ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, वी कैन मेक आउट. क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड पर्सन रहेगा वो तो परफेक्टली सिर्फ परचेज रिलेटेड इश्यूज को देखने के लिए तो 4 जगह इंस्पेक्शन ऑफिसर नहीं लगेगा. वो जो एक इंसान है ना वो सब काम कर लेगा, तो उसको बराबर से पकड़ में आ जाएगी कि चलो ये सबस्टैंडर्ड मटेरियल है. ठीक है, तो दैट वे. उसके बाद under centralized purchase system effective control can be exercised on the purchase of all material. क्या बोल रहे हैं वो? effective control. ठीक है, effective control as the purchase function is channelized through one track which would make the system of receiving, checking, inspection efficient. पॉइंट डिस्कस कर लिया हमने. वेयर एज डिसेंट्रलाइज में ये सब पॉसिबल है क्या? ये डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा, इंस्पेक्शन, चेकिंग वगैरह 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 का. Okay, under centralized system of purchase material, component, capital equipment can be suitably standardized so that the maximum purchasing benefits be availed of. ठीक है. Storage facilities can be improved, available production facilities can be greatly utilized to maximum possible extent. एक साथ ऑर्डर कर देंगे ना तो सारी चीजें एक साथ ऑर्डर हो जाएगी, एक जहां पर भी रिक्वायरमेंट है वहां पर हमारे प्लेस पर आ जाएगी, और हमको कभी, और एक ही इंसान हैंडल कर रहा है सब, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, उसको सब पता है. नाउ ही नोज एवरीथिंग कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे लगना है, फैक्ट्री में कितना जाना है, तो डिफिकल्टी नहीं होगी यहाँ पर. अरे वो ऑर्डर करना ही भूल गए, वो जो एक परचेज रिक्विजिशन आया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्डर करना ही भूल गए, नहीं होगा ऐसा. इट वुड बी ऑल इफेक्टिव. उसके बाद अंडर सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ परचेज क्लोजर कोऑपरेशन बिटवीन फाइनेंशियल एंड परचेसिंग डिपार्टमेंट्स कैन बी अचीव्ड विच मे नॉट बी इजी अंडर डिसेंट्रलाइज. देखो सब सारे ना एकदम कनेक्टिंग पॉइंट से डिस्कस किए. अगर एक इंसान है वहां पर ना, ये देखो दिस पर्सन, ये इंसान को सारा डिटेल पता है. अब ये इंसान के पास में अपना जो पेमेंट है, पीओ है, सब कुछ है, तो ये इंसान जो आपके कैशियर वाले डिपार्टमेंट में बैठा है जहां पर कैश कलेक्शन, रिसीव, पेमेंट सब होता है, तो इसके साथ में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है. अकेला ही है ना, तो इसको पता है सब, तो ये फाइनेंस वाले बंदे के साथ में कनेक्ट कर लेगा, बोल देगा सर ये पेमेंट है, इतना इतना रिसीव हुआ है एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं क्या, जो कोऑपरेशन रहेगा दोनों के बीच में वो एकदम बराबर रहेगा. रादर हम लोग अगर डिसेंट्रलाइज रहेगा ना वहां नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो उतना तो पहले लोग अपॉइंट करना ही डिफिकल्ट है. लोग हो भी गए ना अपॉइंट तो फिर फाइनेंस वाले इंसान को 4 जगह कॉल करना पड़ेगा, सबसे फॉलो अप लेना पड़ेगा. इससे बेटर है कि एक इंसान को ही फोन करो, सब कुछ क्लियर कर लो, है ना. ऑल दोज थिंग्स. डीमेरिट्स वो क्या बोल रहे हैं? अननेसेसरी लॉन्ग टाइम टू प्लेस द पीओ. ऐसा क्यों होता है सेंट्रलाइज्ड में? देखो सेंट्रलाइज्ड अगर ऑर्डर प्लेस करना है और सब कुछ एक साथ मंगाना है तो आपको ना 3-4 दिन का ऐसे समझो लूप पीरियड रहेगा जहां पर वेट करना ही पड़ेगा एकदम, कोई ऑप्शन नहीं. क्यों? क्योंकि देखो कोई डिपार्टमेंट का फाइनलाइज होके आ गया कि हमको इतना मटेरियल चाहिए, कोई डिपार्टमेंट बोल रहा है ओके हम लोग काउंट कर रहे हैं अभी 1 दिन में बता देंगे, एक दिन रुको. अब कोई और डिपार्टमेंट है बोल रहा है आई एम वेरी बिजी, मैं 4 दिन बाद बोलूंगा. और एक डिपार्टमेंट में जो पर्सन है ना गॉन ऑन हॉलीडे, या वो इंसान ही नहीं है वहां पर, तो ढूंढो दूसरा इंसान वहां पर लेकर आओ. अब वो काउंट करेगा, बोलेगा पूरा, क्योंकि एक साथ ऑर्डर कर रहा है ना सब, तो 4 अलग अलग जगह पे लोग हैं, वो लोग अलग अलग बोलेंगे. एक क्योंकि मंगाना एक साथ है ना. डिपार्टमेंट फैक्ट्री में अलग लोग, फिनिश प्रोडक्ट पे अलग लोग, अब सबको पूछना पड़ेगा ना भाई तुमको कितना मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, क्या ऑर्डर करना है, वी आर प्लेसिंग द ऑर्डर, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर करना है. तो इट वुड टेक व्हाट लॉन्ग टाइम, है ना, लॉन्ग टाइम ले लेगा वो. और उससे क्या हो सकता है, ये देखो बिकॉज टू कलेक्ट द रिलेवेंट डेटा फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट ब्रांचेस लोकेशन में टेक मोर टाइम. दीज डिलेज कैन बी अवॉइडेड अंडर डिसेंट्रलाइज सिस्टम. और डिसेंट्रलाइज रहेगा ना, अपना अपना देख लो, है ना, तुम अपना ऑर्डर कर लो, जब खत्म हो जाएगा तब तुम अपना, और जब हॉलीडे वाला पर्सन वो जो गया था ना वो आ जाए तो वो अपना देख लेगा ऑर्डर करने का. तो सेंट्रलाइज में वो ना एक पर्सन को इतनी दिक्कत नहीं है फिर, है ना. मेरिट्स है ना किसी चीज के तो डीमेरिट्स जरूर रहेंगे. ओके. In case of centralized purchasing system, branches at different places cannot take advantage of localized purchasing.
लोकेशन अलग अलग है ना, तो लोकल परचेसिंग का वो लोग एडवांटेज नहीं ले सकते। वेर एज डिसेंट्रलाइज्ड क्या कर सकते हैं, अपने अपने परचेस का जहां से भी कन्वीनियंट है मंगा लो। देखो एक जगह सेंट्रलाइज्ड आ गया, अब अलग अलग लोकेशन पे खुद को तो बेचना ही भेजना ही पड़ेगा ना, तो फिर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट तो लगने ही वाला है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर लोकल से परचेस कर सकते हैं तो फिर वो एडवांटेज नहीं है अगर सेंट्रलाइज्ड हो गया तो। भले देखो इतने ब्रांचेस है ना, ब्रांचेस को पता है हमारे यहाँ पे हम बाहर जाएंगे तो हमको मिल जाएगा, लोकली अवेलेबल हो जाएगा। बट अब सेंट्रलाइज्ड अगर फॉलो कर रहे हैं तो हमको तो फिर सेंटर से ही आना है, जो जहां से वो भेजने वाले हैं वहीं से आएगा, रुकना ही पड़ेगा। ओके। ड्यू टू द चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन, कैसे हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में कभी कुछ। अब देखो एक इंसान है, अब यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड में एक इंसान है, इसको चार लोग बोल रहे हैं ये ऑर्डर करना है, ये ऑर्डर करना है, वो ऑर्डर करना है, ये सब इतने लोग इसको एक साथ बोल रहे हैं, और इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि सेंट्रलाइज्ड में सबका सब कुछ अलग अलग से ऑर्डर कर दूं और बराबर ऑर्डर करूं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है इसके बोलने में और इसके सुनने में कुछ तो गड़बड़ी हो जाए, मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग, तो फिर जो मटेरियल है वो गड़बड़ करके कुछ तीसरा ही आ जाएगा। समटाइम्स इट मे हैपन, नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स। ठीक है, क्योंकि देखो एक इंसान के लिए इतना कितना बर्डन हो जाएगा, वो अलग अलग लोगों से पूछना तो पड़ेगा ना कितना उसको चाहिए। इसको तो सपना थोड़ी आएगा कि कितना मटेरियल किसको चाहिए, इसको तो फॉलो अप लेना पड़ेगा ना, भाई बताओ कितना कितना आपको क्या चाहिए मटेरियल में, ऑल दैट थिंग। तो वही बोल रहे हैं देखो, may result in wrong purchase of material also, whereas under decentralized chances of miscommunication misunderstanding is very limited। क्योंकि पता है कि ये जो अलग अलग लोग हैं ना, ये अपना खुद का खुद प्लेस करने वाले हैं, तो कोई लोड नहीं है, ये अपना ऑर्डर करेगा, ये अपना, ये अपना, अपना अपना अपना, देर इज नो मिसकम्युनिकेशन। ठीक है, मेरिट्स डीमेरिट्स। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हाई इनिशियल कॉस्ट बिकॉज अ सेपरेट परचेजिंग डिपार्टमेंट फॉर परचेज ऑफ मटेरियल इज टू बी सेटअप। अच्छा, हाई कॉस्ट क्यों रहेगी, देखो एक इंसान अपॉइंट कर रहे हैं, एक सेकंड, एक इंसान अपॉइंट कर रहे हैं, अब ये इंसान ऐसे खड़े खड़े सब काम कर लेगा क्या, नहीं, इसके लिए स्पेस लगेगी, एक अलग से केबिन लगेगा, है ना, उसका डेस्क टेबल वगैरह सब अलग से लगेगा। उसके बाद ये बिजली जो लगेगी उसके केबिन में वो अलग से लगेगी, एसी भी चलाएगा वो, ठीक है, दिन भर रात भर लाइट भी चलाएगा, उसकी मर्जी, फोन चार्ज करेगा, प्रिंटर भी चलाएगा, सब 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 सिस्टम, कंप्यूटर लगेगा एक, खर्चा तो बढ़ेगा ही ना, है ना, रेंटेड प्लेस होगी तो उतने स्पेस का रेंट और एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो दे आर सेइंग व्हाट, इनिशियली थोड़ा सा हाई कॉस्ट लगेगा इनिशियली, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ मटेरियल का जो उनका है ना डिपार्टमेंट है वो सेटअप करना पड़ेगा। नो सच कॉस्ट आर रिक्वायर्ड टू बी इनकर्ड इन डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब क्या है, ये लोग अपने अपने जो फैक्ट्री में कोई यहाँ है वहाँ है, तो ये अपना अपना देख लेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट का खुद का देख लेंगे। Replacement of defective item may take long time, resulting into strain on smooth production flow under centralized system। देखो क्या हो सकता है, इतना सारा जब मटेरियल एक साथ आ रहा है तो देर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी, एकदम पॉसिबिलिटी है कि जो आपका जो मटेरियल है ना वो डिफेक्टिव आ जाए, इट्स क्वाइट डिफेक्टिव और ज्यादा क्वांटिटी में डिफेक्टिव है। अब कोई क्या देते हैं हम लोग ना, वारंटी देते हैं, वारंटी। बट अब देखो डिसेंट्रलाइज में पहले तो ऑर्डर करने को टाइम हो गया, फिर आने को टाइम हो गया, अलग अलग जगह जाने को टाइम हो गया, है ना, अपने अपने डिपार्टमेंट्स को भेजने में टाइम लग गया। अभी डिफेक्टिव आइटम पता चल गया कि डिफेक्टिव है, अब वो डिफेक्टिव पता कब करना और उसको भेजना कब, और वो रिटर्न कब आएगा ठीक होके, तो यू नो दैट टाइम। तो क्या बोल रहे हैं वो, डिफेक्टिव आइटम में टेक लॉन्ग टाइम रिजल्टिंग इन स्ट्रेन ऑन स्मूथ प्रोडक्शन फ्लो अंडर सेंट्रलाइज सिस्टम, नो डिले इन डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज में तो क्या है, अपना अपना जितना चाहिए मटेरियल मंगा लिया, इंस्पेक्शन कर लिया, देख के पता चल गया ये डिफेक्टिव है, तुरंत भेज दिया, ठीक है, तो देर इज नो डिले। ओके, नाउ लेट अस सी वेरियस मटेरियल कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स इन डिटेल। अब डॉक्यूमेंट्स हमने क्या क्या देखा, बिल ऑफ मटेरियल, है ना, ये आप लोग पढ़ लोगे क्या एक बार, बिल ऑफ मटेरियल हो गया, ये देखो ऐसा दिखता है वो बिल ऑफ मटेरियल्स, सिंबल, नंबर, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, नंबर रिक्वायर्ड मतलब डिस्क्रिप्शन, कोड, कोड क्यों होता है, उनका लोकेशन या वो स्पेसिफिक कोड से आप लोग डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हो और डिस्क्रिप्शन से कोड। अभी जैसा जीएसटी में है देखो HSN कोड, है ना, हार्मोनाइज्ड नोमेनक्लेचर नंबर, ऐसा कुछ तो भी है वो। क्वांटिटी रिक्वायर्ड, डेट,
है ना। ये देखो सबका अलग है, कंपोनेंट पार्ट्स, मटेरियल्स एंड फॉर यूज ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, सबका अलग अलग दे दिया। तो उसको क्या बोलेंगे हम, बिल ऑफ मटेरियल। उसके बाद हमने एक ये भी डिस्कस किया था, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। इसमें हम लोग क्या देते हैं, देखो, दिस डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय डिपार्टमेंट इन चार्ज रिक्वेस्टिंग द स्टोर कीपर टू इशू सर्टन मटेरियल। हमने भी बोला था फैक्ट्री का जो इंसान रहेगा वो एक रिक्विजिशन निकालेगा, स्टोर कीपर को बोलेगा कि प्लीज सेंड अस द मटेरियल, है ना। Standing order number, it is important document as the authorities issue material from the stores and thereby should be authenticated by appropriate authority। देखो क्या होता है ना कि मटेरियल बहुत छोटा भी प्रोडक्ट होता है मटेरियल। अब जैसे ये माउस है, देखो दिस इज द माउस, तो दिस इज अ स्मॉल क्वांटिटी। अभी कितने सारे, बहुत सारे इसमें आता होगा ये बल्क में, जो लोग इसका बिजनेस करते होंगे। चलो ठीक है, एक बार का सिस्टम को या किसी चीज को चोरी करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अ स्मॉल प्रोडक्ट, ये कोई मटेरियल, ये ऐसा समझ लो कि जो आपके फैक्ट्री में काम कर रहा है ना, किसी आदमी को पता चल गया, अरे मैं इसको अगर इंडिविजुअली भी कहीं बेच दूंगा ना तो ये बिक जाएगा, दैट इज माई सेपरेट प्रॉफिट। कॉस्ट तो किसको लगा, फैक्ट्री को, और मैं इसको अलग से बेच देता हूँ, सो दैट वो कितना मेरा पूरा प्रॉफिट रहेगा वो। तो ऐसी चीजें भी हो सकती है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए वो बोलते हैं कि इसका ऑथेंटिकेट होना जरूरी है। ऑथेंटिकेशन मतलब, ऑथेंटिकेशन मतलब जहां से फैक्ट्री से जो इंसान बोलेगा ना मुझे चाहिए मटेरियल, तो उसका सिग्नेचर, कितना मटेरियल चाहिए, है ना, क्वांटिटी लिख के दिया होगा। फिर स्टोर कीपर भी उसका साइन करेगा, मैंने इतना क्वांटिटी भेज दिया, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑथेंटिकेट करना। ओके, तो ये सारी चीजें। ओके, देन उसके बाद में देखो परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन देखो क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन इज अ रिक्वेस्ट मेड टू द परचेज डिपार्टमेंट। कौन करता है परचेज डिपार्टमेंट को, जो स्टोर्स में, देखो अभी फैक्ट्री से स्टोर्स तक आ गया, है ना, मटेरियल रिक्वेजिशन। अब स्टोर्स वाला क्या बोलेगा, मेरा तो काम है मटेरियल का देखना, प्लेस देखना, प्लेस कहाँ रखवाना है वो देखना, इंस्पेक्शन देखना, वो सब। अब परचेज डिपार्टमेंट अलग है, वो क्या बोलेगा फिर परचेज डिपार्टमेंट को, सर मेरे पास मटेरियल रिक्वेजिशन आया है और अभी ना देखो मटेरियल खत्म होते आया है, तो एक काम करो, आप इतने का परचेज रिक्विजिशन बनाओ सो दैट वी कैन गिव द परचेज ऑर्डर देन। तो क्या लोग बोल रहे हैं वो, टू प्रोक्योर मटेरियल्स ऑफ गिवन डिस्क्रिप्शन, एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन का मटेरियल मंगाना है, कितने कैसे क्वालिटी का, क्वांटिटी का, विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, है ना। ये सारी चीजें लिखी होगी, कब तक चाहिए, डेट वगैरह वगैरह। और ये क्या है, ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, इट ऑथोराइजेज द परचेज डिपार्टमेंट टू इशू अ परचेज ऑर्डर, ठीक है, पीओ, जो हमने डिस्कस किया था। और क्या बोलते हैं वो, इट इज प्रिपेयर्ड इन 3 कॉपीज, ओरिजिनल सेंड टू परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी कहाँ जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट को। कौन भेजेगा, स्टोर्स कीपर में वहां पे कोई इंसान रहेगा, उसको ही पता है कितना ऑर्डर करना है, तो वो भेज देगा परचेज डिपार्टमेंट को, सर इतने का परचेज रिक्विजिशन हमको, मतलब पीओ चाहिए, परचेज ऑर्डर करना है, तो ये है परचेज रिक्विजिशन, इट इज अ रिक्वेस्ट टू प्लेस द ऑर्डर फॉर परचेज। उसके बाद डुप्लीकेट कॉपी कहाँ है, रिटेन बाय द इंटेंडिंग डिपार्टमेंट, मतलब जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसका इनिशिएट कर रहा है, मतलब सिंस अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बैठी हूँ, यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ खत्म हो गया है, तो आई विल मेक अ परचेज रिक्विजिशन, सेंड इट टू द परचेज डिपार्टमेंट, एक कॉपी उनको भेजूंगी ओरिजिनल वाला, और उसका डुप्लीकेट अपने पास रखूंगी। क्यों, मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने कितने का परचेज रिक्विजिशन भेजा, कब भेजा, कौन से मटेरियल का भेजा, है ना, हमने डिस्कस किया 301 302, कौन सा पर्टिकुलर, क्वालिटी क्या है, डेट वगैरह वगैरह, और कब तक आ जाना चाहिए। एंड द ट्रिप्लीकेट कॉपी विल बी सेंड टू द अप्रूवर फॉर अप्रूविंग द परचेज रिक्विजिशन। देखो अप्रूवर कौन रहेगा, बॉस। हर जगह कोई ना कोई तो पर्सन होता है मैनेजमेंट करने को, या मैनेजर होता है ना, देखने के लिए कि ओके परचेज रिक्विजिशन है, इसको अप्रूव करना पड़ेगा तो ही पीओ जाएगा, अप्रूव नहीं करेंगे तो पीओ जाएगा क्या, नहीं। देखो फिर तो ऐसे फ्रॉड्स होना शुरू हो जाएंगे, कोई भी बोलेगा परचेज रिक्विजिशन उठा के फिर कोई भी कर देगा, परचेज ऑर्डर दे देगा, मटीरियल आ जाएगा, पेमेंट कैसे होगा, है ना। तो ये सारी दिक्कतें ना हो तो देयर इज अ बॉस, एवरी लेवल देयर इज अ बॉस, ठीक है। ओके, परचेज रिक्विजिशन में वो लोग क्या लिखते हैं, कैसा मटेरियल चाहिए, कब डिलीवर करना है और कितना चाहिए, ठीक है, हाउ मच। ये देखो परचेज रिक्विजिशन, आपकी बुक में भी ये सब बना हुआ है, आप देख लो एक बार। मटेरियल कोड डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, क्वांटिटी, मटेरियल रिक्वायर्ड एंड रिमार्क्स इफ एनी, फिर देखो अप्रूव्ड बाय, यहाँ पर वो साइन करेगा, कौन साइन करेगा, बॉस।
यहाँ पर आपका बॉस साइन करेगा। फिर उसके बाद में पीओ प्लेस्ड हुआ कि नहीं हुआ, येस और नो, वो करेंगे। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बॉस छुट्टी पे चले गए, फोन पे बोल दिया सर मैं परचेज रिक्वेजिशन है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एंड आई एम ऑर्डरिंग दिस, आप जब वापस आओ ना तो प्लीज एक बार इसको साइन कर देना, सो दैट वी हैव अ डॉक्यूमेंटेशन। क्यों चाहिए डॉक्यूमेंटेशन? देयर विल बी ऑडिट। ऑडिट में उनको चाहिए डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि उनको पता होना चाहिए फिर कि कौन सा मटेरियल कब ऑर्डर किया क्या, फिर बराबर से बॉस ने उनके अप्रूव किया क्या। तो वो लोग क्या करते हैं, बॉस जब वापस आ जाएगा तो वो बोल देगा यस पीओ प्लेस्ड, है ना, पीओ प्लेस्ड हो गया, बट ही इज अप्रूविंग दैट पीओ। ओके, तो ये सारा चीज। उसके बाद जाएगा पीओ परचेज ऑर्डर, है ना। सबसे पहले क्या रहेगा, मटेरियल रिक्विजिशन, फिर परचेज रिक्विजिशन, 3 कॉपीज बनेगी, एक खुद के पास रिटेन करेगा, एक ना परचेज डिपार्टमेंट को भेजेगा, और एक बॉस के पास, 3rd कॉपी, ट्रिप्लीकेट कॉपी बोलेंगे जिसको। और उसके बाद क्या भेजा जाएगा, फाइनली पीओ। पीओ क्या रहेगा फिर, रिक्वेस्ट मेड इन राइटिंग टू द सिलेक्टेड सप्लायर, मतलब जो हमने कॉर्नर में एक इंसान बनाया था ना, वेंडोर, वो हमारा सप्लायर रहेगा। और सप्लायर क्या करेगा फिर, बराबर से उस रिक्विजिशन के हिसाब से अपना जो गुड्स है वो डिलीवर करेगा, एज पर राइट क्वांटिटी क्वालिटी जो भी है, प्राइस टर्म्स कंडीशंस एग्रीड अपॉन। ये लोग मीटिंग करते हैं। हमको पता है ना हमारी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, तो पीओ कितने का जाता है पता है आपको, एक साथ जाता होगा, देखो 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ऐसा पीओ जाता होगा। तो ये एकदम डील है। डील मतलब क्या, इसके लिए मीटिंग करते हैं ये लोग कि कैसी क्वालिटी होगी। क्वालिटी में होता है ना अलग 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 प्रोडक्ट्स, तो किस तरीके का क्वालिटी, प्राइस क्या लगेगा, कितना डिस्काउंट होगा, कितने दिन लगेंगे आने में, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कौन बेयर करेगा, है ना। और ये सारी बातें, और हमको कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब वारंटी वगैरह कुछ मिलेगी क्या, हमको रिप्लेसमेंट कितने टाइम में मिलेगा, सारे पॉइंट्स वो लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद पीओ में क्या क्या आता है देख लो, एक बार देख लो यहाँ पर पीओ में क्या क्या आता है। सेम चीज आती है, मटेरियल कोड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, सेम रिक्विजिशन जैसा ही, बट अब ये फॉर्मली क्या है, एक परचेज ऑर्डर है एकदम, ऐसा सब कुछ दिखेगा वो, टू सप्लायर, है ना, एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर, प्लीज सप्लाई द फॉलोइंग आइटम्स, ऐसा पूरा फॉर्मल लेटर जैसा भेजते हैं ना वैसा भेजेंगे। उसके क्या ना, डिलीवरी, गुड्स टू बी डिलीवर्ड एट, कहाँ पर डिलीवरी करे, डिलीवरी डेट, पेमेंट टर्म्स, एंड यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा पीओ के डिपार्टमेंट का, ठीक है, आफ्टर अप्रूविंग बाय द बॉस। ओके, फिर उसके बाद में क्या होगा, पीओ वीओ तो हो गया सब, और हमने क्या बोला था, अब क्या जाने वाला है, रिसीट एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। जैसे पीओ हो गया, अब पीओ के बाद क्या करेगा, वो जो सप्लायर है हमारा, अब वो हमारा मटेरियल हमारे गोडाउन में भेजेगा। तो गोडाउन में जब हमको रिसीव होगा मटेरियल, तो उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो पता कैसे चलेगा फिर, सब स्टैंडर्ड मटेरियल आया कि नहीं आया, आया होगा तो हमको वापस रिटर्न करना है उसको, है ना, वारंटी में होगा तो, या तो फिर खुद से डिफेक्ट हो गया, मतलब यहाँ पर आकर कुछ खराब हो गया, तो फिर है ना वारंटी में होगा तो जाएगा वापस, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं वो, स्टोर डिपार्टमेंट विल रिसीव द मटेरियल आफ्टर गेट एंट्री, ठीक है, गेट में से एंट्री हो गई, मटेरियल आ गया। फिर उसके बाद में वो चेक करेंगे पीओ में जितनी क्वांटिटी लिखी थी, जैसी क्वालिटी लिखेगी, जिस तरीके का कोड दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, उस तरीके का मटेरियल बराबर से आया है क्या, उसको क्या बोलेंगे हम, इंस्पेक्शन। तो देखो क्या बोलते हैं, इट इज वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। क्या डॉक्यूमेंट है ये, इट इज वेरी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट एज इट फॉर्म्स अ बेसिस फॉर अकाउंटिंग एंट्री। क्या बोल रहे हैं वो, जब रिसीट होगा ना तो इसके साथ हमारा एकदम बिल भी आएगा। कोई चीज आप मार्केट से खरीदो, ठीक है, आपके साथ उसके साथ आपको बिल भी आएगा। अमेजोन से कुछ आता है तो आपके बिल भी आता है, डिलीवरी के साथ में बिल भी आता है आपको, तो बिल आएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि वो अकाउंटिंग एंट्री का एक सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाता है, एकदम बेसिस में जिसको बोलते हैं ना, सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाता है वो। उसके बाद इफ द डॉक्यूमेंट बेसिस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट टू कैरी इंस्पेक्शन ऑफ द मटेरियल इन वॉर्डेड, ओके, इन फॉर्म्स ऑफ बेसिस ऑफ पेमेंट टू बी मेड टू द सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ द मटेरियल सप्लाइड बाय हिम, सप्लायर्स इनवॉइसेस आर चेक्ड विद द गुड्स रिसीव्ड, है ना। सप्लायर का इनवॉइस चेक करेंगे और गुड्स क्या रिसीव हुआ वो चेक करेंगे, पीओ को चेक करेंगे, तीनों को एक साथ चेक करके अगर मटेरियल बराबर से आया है तो उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा, है ना। Search for the actual receipt of the goods supplied by the supplier. One copy of the note is sent to the inspection department. जो इंस्पेक्शन कर रहा है, क्यों भेजेंगे, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि पीओ में, बिल में, या जो भी और डॉक्यूमेंट कोई होगा तो उसमें मटेरियल कोड वगैरह क्या दिया है। Who after inspection of material approves the note for the stores department to receive the material. फिर क्या करेगा, इंस्पेक्शन होने के बाद वो जाएगा स्टोर्स वाले इंसान के पास, बोलेगा सर अब इसको रख लो,
स्टोर कर लो बराबर से अपनी जगह। आउटस्टैंडिंग गुड्स रिसीव्ड नोट्स विच आर नॉट लिंक्ड विद द सप्लायर्स बिल enable the account department to estimate at the year end the liability for goods purchased for its suppliers bill not received। क्या बोल रहे हैं वो? ऐसा कोई मटेरियल आ गया जो सप्लायर ने बिल नहीं किया अभी तक, तो ईयर एंड पे जो अकाउंटेंट बंदा है ना वो क्या करेगा, अपना पूरा अकाउंटिंग करेगा, मटेरियल देखेगा और उसको पता चल जाएगा सिस्टम में इतना जो क्वांटिटी है ना, इस क्वांटिटी का तो सप्लायर ने बिल ही नहीं भेजा। तो फिर हम लोग सप्लायर को बहुत अच्छे लोग हैं हम लोग, तो बोल देंगे सर यू हैव नॉट बिल्ड फॉर दिस आइटम पर्टिकुलर, ये जो चीज आपने भेजी, सो प्लीज गिव अस द बिल सो वी कैन मेक अ पेमेंट। ओके, है ना, फॉर विच सप्लायर्स बिल नॉट रिसीव्ड। और देखो गुड्स रिसीव्ड कम इंस्पेक्शन नोट, ऐसा रहेगा वो। सेम मटेरियल कोड डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी क्वालिटी रिसीव्ड क्वांटिटी एक्सेप्टेड रिजेक्टेड। क्यों ये इसमें रिजेक्टेड क्यों आया? ये इंस्पेक्शन नोट है देखो। तो इंस्पेक्शन में क्या होता है कि हम लोग कितना रिसीव हो गया, समझो रिसीव हुआ 100, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया 90 एंड 10 पीसेस उसमें है रिजेक्टेड। तो फिर हम लोगों को ऐसा नहीं कि रिजेक्ट कर दिया, रीजंस भी लिखने पड़ेंगे और कुछ रिमार्क्स है तो वो देन क्या यहाँ पर देखो, इंस्पेक्टेड बाय स्टोर कीपर, प्रिपेयर्ड बाय, रिसीव्ड बाय, ये लोग सब साइन करेंगे इसको। मटेरियल ट्रांसफर नोट, ये लोग आप खुद पढ़ोगे, ठीक है, ये खुद से पढ़ना है आपको, एक बार यहीं पे पढ़ लो, क्या पढ़ लो यहीं पे, मैं मार्क कर देती हूँ। पढ़ लो सिर्फ एक बार, और उसकी प्रोसीजर भी। कोई तो सुपरवाइजर होना चाहिए जो ये नोट बनाएगा, उसके बाद यू विल साइन द नोट and send it back to the transferring supervisor. This note will be sent to the cost office where necessary entries will be passed and respective job accounts debited credited। ठीक है, प्रोसीजर। कुछ अगर मटेरियल रिटर्न करना है तो रिटर्न का नोट। परचेस क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट है, परचेस क्वांटिटी। आज के वीडियो में पूरा ये डिस्कस कर ले तो इट इज बेटर, देन वी कैन स्टार्ट विथ क्वेश्चन आंसर्स। क्यों मैम इसको क्यों डिटेल में ऐसा डिस्कस कर रहे हो? देखो आपको एमसीक्यूज पूछेंगे तो एमसीक्यूज में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं फिर, और ये सारा सब डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो टॉपिक है मटेरियल लेबर ओवरहेड्स एंड और कोई तो भी ओवरहेड्स का कॉस्ट, एक्सपेंस का कुछ तो कॉस्ट, ऐसा सब कुछ जो डिस्कस किया है ना डिटेल में, ओवर 200 पेजेस है ना, ऑलमोस्ट 170 to 200 पेजेस का ये टॉपिक है। तो अभी आपको थ्योरी भी इन डिटेल पूरा देखो डिस्कस किया है एकदम स्टार्टिंग से, जो जो मैंने स्टोरी में बताया वो सब भी यूज किया है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, छोड़ नहीं सकते। फिर लास्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम हमने क्वेश्चन आंसर्स ही किए, थ्योरी तो पढ़ा ही नहीं। तो इट्स बेटर कि थ्योरी को अभी एक बार, और इम्पोर्टेंट भी है थ्योरी को पढ़ना, है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखो इस बेसिस पर अभी क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। या तो जब तक मैं ये आपको बेसिक नहीं बता दूं ना, तो आगे मैं जो भी ईओक्यू, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल या मैक्सिमम क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी अगर कुछ भी बताऊंगी ना तो फिर बोलोगे मैम ये क्यों कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है, ठीक है। इसलिए वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल। अब परचेस क्वांटिटी क्यों होता है ऐसा, इसका कुछ कंट्रोल होना चाहिए क्या परचेस क्वांटिटी पे, और क्यों होना चाहिए बताओ तो जरा। वाई देयर शुड बी अ कंट्रोल, और कोई इंसान होना चाहिए बराबर से ये पीओ वगैरह ये सब निकालने के लिए। क्योंकि वो बोलते हैं वहां पर ओवर स्टॉकिंग नहीं होना चाहिए। हम लोग ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, ज्यादा मटेरियल ऑर्डर नहीं होना चाहिए। मटेरियल शुड बी ऑलवेज अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। एक सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए ओवर स्टॉक हो गया ना, अब अगले महीने तो एकदम कम ऑर्डर किया कि प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही है। तो ओवर स्टॉक नहीं होना चाहिए, ओवर स्टॉक नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। इकोनॉमिक क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, ये देखो यहाँ पर डिस्कस किया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट, वो।
परचेज शुड बी मेड इन इकोनॉमिक लॉट्स। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखेंगे कैसा। अदर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड आर क्वांटिटी ऑलरेडी ऑर्डर्ड, कितनी हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कितना पैसा हमारे पास है, एंड बिजनेस साइकिल। ठीक है, बिजनेस साइकिल मतलब हमारा हफ्ते भर में यूज होता है या एक महीने बाद हमको मटेरियल लगता है, किस तरीके का मटेरियल लगता है, उस हिसाब से हमारे पास फंड्स है क्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें का टर्म्स एंड कंडीशन मैच करने के बाद वी कैन डिसाइड अपॉन कि हम लोग कितना मटेरियल को भी ऑर्डर करें। ओके, सो वी हैव कम टू अ डिस्कशन नाउ वेयर, यहाँ पर अभी रियल डिस्कशन को हमको शुरू करना है, बिकॉज बेसिस ऑल द डिस्कशन देर आर द क्वेश्चन आस्क्ड। देखो ये फॉर्मूला भी दिया है एक, और इसी फॉर्मूला का जो है ना क्वेश्चन आंसर्स है ना, वो कहां पर डिस्कस्ड है, बैच कॉस्टिंग में। ठीक है, इस फॉर्मूला के बेसिस पर। ठीक है, अंडर रूट 2AO डिवाइडेड बाई सी। अब वो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो अभी ये रेज कर देती हूँ। अब क्या बोल रहे हैं वो, परचेज डिपार्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज यूजुअली फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम्स which they should purchase basing on the above factors. If the purchases of material are made in bulk, then the inventory cost will be high. देखो क्या बोल सकते हैं, मतलब क्या समझता है इससे। पीओ अगर बहुत मटेरियल का चला गया, 1 लाख क्वांटिटी का अगर पीओ चला गया, तो 1 लाख क्वांटिटी का पैसा भी तो लगेगा, हाई कॉस्ट। जितनी ऑर्डर पीओ, आप जितना बड़ा पीओ उतना बड़ा कॉस्ट। ठीक है, उतना बड़ा कॉस्ट। On the other hand, if the order size is small, each time the ordering cost will be very high. अच्छा, देखो कैसे काम करता है मैं बताती हूँ। एक साथ 1 लाख क्वांटिटी अगर ऑर्डर कर दी, तो इसको आपको आपके गोडाउन में बिठाना भी पड़ेगा ना इस मटेरियल को। फिर गोडाउन बड़ा होना चाहिए, तो इसका कैरिंग कॉस्ट आपको ज्यादा लगेगा। कैरिंग कॉस्ट मतलब उसका मेंटेनेंस, गोडाउन का रेंट, वहां का जो इंस्पेक्शन ऑफिसर है उसका खर्चा, और भी जो चीजें। ठीक है, बट आप बोल दो कि चलो 1 लाख नहीं करते ना, हर बारी 10-10 हजार मंगाएंगे, 10-10,000 यूनिट्स, तो देखो कितने बार मंगाना पड़ेगा, फिर कितने बार मंगाना पड़ेगा, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मंगाना पड़ेगा। यहां पर एक बार ही ऑर्डर का खर्चा लग जाएगा, हेवी खर्चा, हेवी कॉस्ट लग जाएगा यहाँ पर एक बार, इसका मटेरियल का कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्ट वगैरह का कॉस्ट, पर एक ही बार लगेगा, है ना, एक ही बार लगेगा। अब यहाँ पर देखो 10,000 ट्रांसपोर्ट का अलग, इसका वापिस, इसका वापिस, वापिस वापिस वापिस, 10 टाइम्स पूरा खर्चा लगेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अगर बहुत सारा कर देंगे तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगा, है ना, कैरिंग कॉस्ट बोलेंगे जिसको। और अगर बहुत सारे हम लोग बोलेंगे कि एकदम कम कम क्वांटिटी में करें, तो हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगी, है ना। वही डिस्कस किया है यहाँ पर कि ऑन द अदर हैंड इफ द ऑर्डर साइज इज स्मॉल ईच टाइम, देन द ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी वेरी हाई। समझा आपको। In order to minimize the minimum ordering and carrying cost, it is necessary to determine the order quantity which minimizes these two cost. Okay, मैम हम लोग समझ गए, ये सारा डिस्कशन अभी हम लोग समझ गए। आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये इसका कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला ये देख लेंगे, एक दो प्रॉब्लम देख लेंगे, देन विल स्टॉप द डिस्कशन। उसके बाद हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ध्यान से देख लो एक बार ये, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है मैम, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का क्या मतलब होता है, जरा सोच के बताओ। इकोनॉमिक मीन्स व्हाट। इकोनॉमिक का मतलब ये होता है कि एकदम मिनिमम खर्चा में हमारा रिक्वायरमेंट भी पूरा होना चाहिए, और वेस्टेज नहीं होना चाहिए, और हमारा प्रोडक्शन भी रुकना नहीं चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इकोनॉमिक कॉस्ट। अब इसमें क्या क्या आता है, व्हाट ऑल थिंग्स विल बी इंक्लूडेड हियर। इकोनॉमिक में आएगा ये मटेरियल का कॉस्ट, हमारे पास जो भी मटेरियल रिसीव होगा, तो ऑल दिस मटेरियल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट व्हाट,
ऑर्डर करेंगे इसको, ऑर्डर करके इसको जब जो टेम्पो में मंगाएंगे ना, यहाँ पे आएगा तो ये कोई टेम्पो में आएगा, ऐसे चक्के ऊपर नीचे हो गए यार, ऐसे, दिस इज राइट। तो ये इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा, हर बार ये टेम्पो में आएगा तो ऐड ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो क्या क्या कॉस्ट लग रही है, एसोसिएटेड क्या क्या कॉस्ट लग रही है। मटेरियल का कॉस्ट लग गया, ऑर्डर वो आएगा, अनलोडिंग होगा उसका कॉस्ट, तो उसको बोलेंगे क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद ऑर्डर होने के बाद ये अपने गोडाउन में आएगा, ये गोडाउन में जम गया, देखो गोडाउन में लाकर ये बराबर सेट हो गया अपने जगह पे। अब ये एक साथ पूरा ऐसा यूज हो जाएगा क्या, जब ये फैक्ट्री में जाएगा तो देखो इतना पोर्शन पहले फैक्ट्री में जाएगा, इतना ही जाएगा, बाकी बचा हुआ पड़ा है ना, बाकी बचा हुआ तो वैसे ही है अपने गोडाउन में। तो उसके लिए देखो रखवाली करने के लिए आदमी, उसका बराबर से इंस्पेक्शन, वो खराब ना हो तो उसका मेंटेनेंस, पानी आ गया देखो और एकदम सब कुछ नीचे पड़ा है तो वो क्या करेगा आदमी, फिर फटाफट से सब थोड़ा सा है ना नीचे कुछ मैट वैट डाल देगा, उसके ऊपर रखेगा सो दैट कोई जो पार्ट है ना वो खराब ना हो, जो भी मटीरियल है, मटीरियल का कोई भी हिस्सा खराब ना हो। तो इसलिए वो क्या करेगा, उसका बराबर से रखवाली करेगा, ही विल टेक केयर ऑफ ऑल द मटीरियल। उसको क्या बोलते हैं हम, कैरिंग कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो ये तीनों कॉस्ट लगती है, एक साथ लगती है। क्या क्या मैम, मटेरियल का खर्चा, उसका ऑर्डर करने का खर्चा, और दूसरा अगर मटेरियल अपने पास कुछ है तो उसका कैरी करने का खर्चा, ठीक है, उसको कैरी करने का खर्चा, ये तीनों कॉस्ट एक साथ लगता है। और इन तीनों कॉस्ट कंसिडर करते हुए है ना एक डिराइव्ड फॉर्मूला है, वो अभी हम पढ़ने वाले कि किस तरीके से हम लोग वो फॉर्मूला यूज करके अपना एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगा सकते हैं। उस क्वांटिटी पर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पूरा खर्चा है ओवरऑल, मटेरियल का खर्चा और क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, तीनों भी परफेक्टली मेजर हुआ है। दैट मीन्स कि ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। ओके। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये भी है जहां पर ये दोनों जो कॉस्ट है ना वो मिनिमम है। मैम उसमें मटेरियल को क्यों नहीं ऐड किया, देखो मटेरियल का खर्चा तो ऑल टुगेदर इट इज डिफरेंट, इट डिपेंड्स ऑन द सप्लायर, वो कितने में बेचेगा। उसका ऐसा नहीं है कि मैं कितना, मैं 1 लाख भी ऑर्डर करूंगी ना, अगर मैं 1 लाख क्वांटिटी ऑर्डर करूंगी तो इट इज सोल्ड एट 10 रुपीज, वो 10 में ही बेच रहा है। और मैं 10,000 भी अगर ऑर्डर करूँ तो वो ₹10 में ही बेच रहा है। कुछ फर्क है क्या यहाँ पर, कम ज्यादा। भले ही यहाँ पर हम लोग उसको बोल सकते हैं चलो यार 1 लाख है ना, कर दो 9.75 में हमको दे दो, इससे कम तो सप्लायर बोलता है मैं दूंगा ही नहीं, थोड़ा सा फर्क आ सकता है। वरना तो इतना कम कॉस्ट है ना, 10 रुपए बोलेगा मेरे को ही नहीं पुरता है, मैं 10 का मतलब 10 में ही बेचूंगा, कुछ भी कर लो। मोनोपोली रही तो फिर तो बोलेंगे लोग 10 का मीन्स 10 में, नो कम नो ज्यादा, नहीं तो फिर देख लो कहीं और से, ठीक है, पट्टा तो लो नहीं तो चलो। ओके, बट इट डिपेंड्स कि ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कैसा होता है। ऊपर डिस्कस किया ना, देखो 1 लाख कर देंगे ना तो भले ही ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगे, कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगा, है ना। ये ऐसे गोडाउन में बचा रहेगा ना, फिर ऐसे पड़ा रहेगा बहुत दिनों तक, बहुत सारा क्वांटिटी अगर रहेगा तो, रिक्वायरमेंट कम क्वांटिटी के बहुत सारा आ गया तो भले ही ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगे, कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगा। और अगर कम आ गया तो भले ही हमको कैरिंग कॉस्ट कम लगे, है ना। मटेरियल अगर इतना ही आ गया, ठीक है, इतना आ गया ना, इसमें का पूरा ये इतना पूरा चला गया फैक्ट्री में, देर इज नो मटीरियल लेफ्ट, अभी लेफ्ट ओवर कुछ नहीं है, तो इसको देखने का इंस्पेक्ट ना, उसको कुछ भी सिक्योरिटी वगैरह कोई लगेगा क्या, नहीं। कैरिंग कॉस्ट लगेगा क्या, उसका मेंटेनेंस का खर्चा लगेगा क्या, कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि सबका सब हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। लगेगा क्या, बार बार ऑर्डरिंग कॉस्ट, बार बार ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक तो ये कॉस्ट लगेगी ज्यादा, नहीं तो ये कॉस्ट लगेगी ज्यादा। ऑर्डर कर देंगे तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगी, और अगर ऑर्डर कम कम करते जाएंगे, बहुत सारे ऑर्डर बन जाएंगे हमारे, 10 ऑर्डर हो जाएंगे तो हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगी। पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसा है जहां पर दोनों ही चीजें मिनिमम लगेगी, क्या मिनिमम, ये नहीं बोला मैंने कम या ज्यादा, क्या लगेगी मिनिमम, दोनों ही कॉस्ट। ओके, समझ गए मैं। ऑर्डरिंग क्या कॉस्ट क्या होता है ये मैं समझाऊं क्या एक बार आपको, या डायरेक्टली बुक में डिस्कस कर लो, आई विल डिस्कस डायरेक्टली इन द बुक। देखो क्या बोलते हैं वो, ईओक्यू
क्या बोलेंगे? बाइंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, द साइज ऑफ द ऑर्डर बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। समझ में आती है बात? ऑर्डरिंग कॉस्ट किसको बोलेंगे, है ना? एसोसिएटेड विद ऑर्डरिंग ऑफ द मटेरियल इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ स्टाफ पोस्टेड फॉर ऑर्डरिंग द ऑर्डर, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, है ना? ऑर्डर कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इंस्पेक्शन का खर्चा ऑफ इनकमिंग द मटेरियल एक्सेट्रा। जो भी ऑर्डर करते टाइम हमको हर बारी जो भी खर्चा लगता है ना, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट। मेनली ऐसा समझ लो, ट्रांसपोर्ट या इंस्पेक्शन जो भी होता है मटेरियल का, उसका खर्चा। कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, स्टोरेज, इंश्योरेंस। मटेरियल ज्यादा, 1 लाख क्वांटिटी मटेरियल यूज कितना होता है? 30,000 यूनिट्स यूज हो गए। अब जो 70,000 बचे, बॉस को, जो ओनर है ना, उसको डर लगा रहेगा, अरे अर्थक्वेक आ गया तो, फायर लग गया तो, फ्लड आ गया तो, अगर पानी भर गया तो, पूरी आग लग गई तो, बचा हुआ 70,000 माल पूरा जल जाएगा, है ना? पूरा खाक हो जाएगा। अब फिर उसके बाद तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। तो उसको ऐसा जरूरी होता है, दिमाग में उसको नींद नहीं आती है रात को, बोलता है नहीं नहीं मेरे को इंश्योरेंस लेना पड़ेगा उतने का। और अगर क्वांटिटी कम होती तो 30,000 मंगाता, 30,000 यूज हो गया, शांति से सोता घर पे, कोई टेंशन नहीं। फ्लड आएगा, फायर होगा, जो आए, दुनिया डूब जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि अगर क्वांटिटी ज्यादा हो, है ना? कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट किसको बोलते हैं? जब हम लोग क्वांटिटी ज्यादा ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम लग गया, बट हमको अभी देखना पड़ेगा ना, ऑर्डर हो गया तो ऐसा थोड़ी ऑर्डर कर दिया, बहुत क्वांटिटी आ गया तो ये इट्स वेरी, हम अब ज्यादा आ गया ना, मैं ज्यादा मैन्युफैक्चर करूंगा, नहीं यार। मशीन लोग जितने उतना ही काम करेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि ज्यादा मटेरियल आ गया मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम कर लेंगे, नहीं। तो बचा हुआ जो मटेरियल है, भले ही हफ्ता भर क्यों नहीं रखा रहे, हफ्ते भर में कुछ भी हो सकता है यार। एकदम जम के आग लग गई तो क्या करोगे हफ्ते भर के अंदर? फिर उसके पास होना चाहिए इंश्योरेंस। 70,000 का जो माल है उसका पूरा इंश्योरेंस रहेगा। फिर स्टोरेज का खर्चा, है ना? रेंट से गोडाउन लिया होगा उसने। नहीं तो देखो ऐसा भी कर सकता था, चलो 30,000 का मुझे काम है ना, 30,000 मंगाता हूँ, टेम्पो से डायरेक्ट फैक्ट्री में उतारो। गोडाउन की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, देर इज नो जरूरत ऑफ गोडाउन। गोडाउन की जरूरत कब पड़ी? 30,000 का रिक्वायरमेंट है, 70,000 एक्स्ट्रा का बुला लिया, बिकॉज ऑफ व्हाट? इकोनॉमी कॉस्ट। ज्यादा ऑर्डर किया तो मे बी उसको थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह मिल गया होगा। ओके, तो बोलता है कि अभी स्टोरेज का कॉस्ट लगेगा, रेंट वगैरह अगर पे कर रहा है तो वो सब। ठीक है, और इंश्योरेंस उसके बाद में। और कॉस्ट तो इन्वेस्ट हुई है ना, 30,000 के बदले 1 लाख का मटेरियल का कॉस्ट इन्वेस्ट हुआ, मतलब 70,000 का एक्स्ट्रा हुआ। तो मटेरियल का कॉस्ट, स्टोरेज का कॉस्ट और इंश्योरेंस का कॉस्ट। ठीक है, ऑल दोस assumption underlying EOQ, the calculation of economic order of material can be purchased is subject to the following assumptions। ये कुछ assumptions है जो वो लोग करते हैं, तभी ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, हर जगह पे कुछ तो assumptions होते हैं ऐसा। ये जो फॉर्मूला है, अगर ये सारे assumptions को आप फुलफिल करते हो तो दिस फॉर्मूला इज बेस्ट सूटेड फॉर यू। नहीं तो आप अपना अलग से कुछ कैलकुलेट कर लो। क्या है मैम assumptions? देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब मैं एक बार ऑर्डर करती हूं तो उसका खर्चा, एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम आर नोन एंड दे आर फिक्स्ड। समझ में आती है बात? क्या क्या बोला उन्होंने? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब मैं 10 ऑर्डर्स करती हूँ, जब मैं 10 ऑर्डर प्लेस करती हूँ तो जो पर ऑर्डर का कॉस्ट है वो फिक्स्ड है और वो ऑलरेडी नोन है। इट इज नोन, प्री डिटरमाइंड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अरे मैं ऑर्डर करूंगा फिर मुझे कितना खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्ट का कितना होगा, इंस्पेक्शन का कितना होगा, पता नहीं है तो नहीं कर सकते। तो पता नहीं है तो वो नंबर क्या लिखोगे? एक्स तो नहीं लिख सकता ऐसा, रुपीज एक्स नहीं। यू शुड नो दैट ऑलरेडी एंड दैट इज फिक्स्ड, तो ही हम लोग ईओक्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। दूसरा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? बहुत सारे यूनिट्स है, देखो हमने क्या बोला था यहाँ पर 70,000 यूनिट्स है, तो पहले तो मुझे एक यूनिट का पता होना चाहिए ना, 1 यूनिट, तो ही मैं निकालू फिर 70,000 के यूनिट्स के हिसाब से कितना होता है। और एक यूनिट का पता होने से कुछ नहीं होता, पर एनम का भी निकालना पड़ेगा, एक साल का। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो पर एनम, इट इज बेस्ड ऑन पर एनम। तो क्या बोलते हैं वो? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर,
है ना, एक ऑर्डर करने का खर्चा एक बार में। दूसरा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये मुझे फिक्स्ड होना चाहिए और नोन होना चाहिए। ओके, एंटिसिपेटेड यूसेज ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स इज नोन। ओके, क्या बोलते हैं देखो, हमको कितना मटेरियल का यूसेज होता है जनरली उसका पता होना चाहिए, कितने मटेरियल हमको यूज होते हैं। अब देखो फर्स्ट ईयर में तो पता नहीं होगा, तो अंदाजा लगा के दूसरे इंडस्ट्री के हिसाब से हमको मंगाना पड़ेगा। ठीक है, पूछना पड़ेगा सर आपका ईओक्यू कितना है, जनरली कितना होता है, तो मे बी उससे थोड़ा कम मंगा लो सिंस इट इज अ बिगिनिंग। ठीक है, उतना जितना वो मंगाता है उतना आप मंगाओगे तो मे बी वो बिके ना, तो उनसे पूछ लोगे, वो बोलेगा सर 2 लाख लग जाता है हमको, है ना, ईओक्यू हमारा 2 लाख है। तो आप बोलोगे चलो ठीक है, उनका 2 लाख है ना, उनको 5 साल हो गए शुरू करके, मैं एक काम करता हूँ, मैं 70,000 मंगा लेता हूँ, उतना तो मे बी थोड़ा सा भी रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, बट आफ्टर 2-3 years यू नो फ्रॉम द प्रीवियस इंफॉर्मेशन कितना मटेरियल यूज होता है, तो क्या बोलते हैं वो, एंटीसिपेटेड। व्हाट एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड मतलब अंदाजा। ठीक है, तो यूसेज ऑफ मटेरियल इज नोन। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट एंड इज वेल नोन इन एडवांस। देखो क्या बोल रहा है वो, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट। जैसे मैंने अभी बोला ना, ₹10, 10 मीन्स 10, पूरे साल 10 रुपए बस, चेंज नहीं हुआ, कभी 11, कभी 12, कभी 9, कभी 8, फ्लक्चुएटिंग रहेगा, तो ईओक्यू वाला जो फॉर्मूला है वो काम नहीं होगा। फिर मैम अगर कहीं पे फ्लक्चुएटिंग है या हम कम अमाउंट में खरीदे, फिर वहां नहीं यूज होगा ना, स्पेसिफिक ये अजम्पशन है, फुलफिल होनी ही चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जो पर यूनिट का मटेरियल का कॉस्ट है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या क्या कांस्टेंट बोला, मटेरियल का कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। जितने पे सेंटेंस में मैं थोड़ा स्ट्रेस दे रही हूं ना, तो वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है एकदम। फिर क्या बोल रहे हैं लास्ट में, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर्ड इज रिसीव्ड इमीडिएटली। ओह, इमीडिएटली क्या बोलते हैं देखो, ऑर्डर किया ना इमीडिएटली, एक दिन के अंदर अंदर या 2 दिन में मैक्स टू मैक्स आ जाना चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं, लीड टाइम 0 होना चाहिए। लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम क्या होता है कि समझो मैंने आज ऑर्डर किया, इस इंसान ने आज के डेट पर ऑर्डर किया 8 दिसंबर, आज ऑर्डर किया, बस कल के कल 9 दिसंबर आ जाना चाहिए, या तो है ना 8 दिसंबर को ही आ जाना चाहिए, 9 दिसंबर भी नहीं होना चाहिए। 8 दिसंबर ऑर्डर्ड, एकदम आ गया 0, 0 लीड टाइम। लीड टाइम उसको बोलते हैं जब ऑर्डर किया और जब मटेरियल रिसीव हो गया। समझो ऑर्डर किया 8 दिसंबर को और माल हम तक पहुंचता है 12 दिसंबर तक, कितने दिन हो गया, 4 दिन, 4 days ऑफ लीड टाइम। मैं ये लिख के क्यों समझा रही हूँ, अभी जो फॉर्मूलाज यूज करेंगे ना इसमें सारा यूज करेंगे, कितना लीड टाइम है, कितना क्या है फॉर्मूला में, फिर जब यूज करूंगी ना तो समझ में आना चाहिए कि लीड टाइम मतलब किसको बोल रही हूँ। 0 लीड टाइम होना चाहिए अगर ईओक्यू को यूज करना है तो। 8 दिसंबर को ऑर्डर, 8 दिसंबर को रिसीव, तो क्या बोल रहे हैं वो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मटेरियल का कॉस्ट जो भी हम जितने में मटेरियल खरीद रहे हैं, फिर उसके बाद जो लीड टाइम है वो 0 होना चाहिए। देर शुड नॉट बी एनी डिले, इमीडिएटली रिसीव होना चाहिए। और क्या, हमारा जितना भी यूसेज ऑफ मटेरियल है, मतलब 30,000 यूनिट हमको यूज होते हैं, उतना पता करो, ऑलरेडी नोन होना चाहिए कितने यूनिट्स हमको एक साल भर में लगते हैं। उससे हमको फिर मिल जाएगा क्या, ईओक्यू। फॉर्मूला देखो कैसे काम करता है, मैं ऐसा एकदम थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, पूरा समझ में आएगा। फॉर्मूला डिराइव्ड है, अभी डेरिवेशन का तो टाइम नहीं है वो सब बताने का, आपको फॉर्मूला बस ऐसा है, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। अभी क्या बोलते हैं वो, अजम्पशन डिस्कस कर लिए। एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड कितना मटेरियल हमको फैक्ट्री में लगने वाला है पूछ लो। एनुअली हमको प्रीवियस डेटा के बेसिस पर कितना मटेरियल अंदाजा लगता है देख लो, उसको बोलेंगे क्या, एनुअल डिमांड और कंजम्पशन। ठीक है, 2 इंटू एनुअल डिमांड और कंजम्पशन इंटू ओ मतलब क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर,
ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अभी डिस्कस किया ना ऊपर, ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। और नीचे हम डिवाइड क्या करते हैं, सी, सी मतलब व्हाट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये इंफॉर्मेशन सारी हमको पता होनी चाहिए वेल इन एडवांस्ड। एंड ये दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट, मटेरियल का जो पर यूनिट का खर्चा है वो कांस्टेंट, और हमको कितनी डिमांड ना मटेरियल कॉस्ट कितनी डिमांड है वो ऑलरेडी वेल नोन इन एडवांस होना चाहिए। और ये फॉर्मूला को इंटू 2 करते हैं एंड ऑल्सो वी पुट इट इन दिस स्क्वायर रूट फॉर्मूला। ये वाला उसका फॉर्मूला है, क्या है, 2 इंटू एनुअल डिमांड और कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऑर्डरिंग कॉस्ट बार बार लगेगी जितने बार ऑर्डर करेंगे, कैरिंग कॉस्ट एक बार ऑर्डर किया कैरिंग कॉस्ट उतनी, एक ही वन टाइम लगेगा कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो जितने बार ऑर्डर करते रहेंगे उतने बार 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 लगता रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ ये देखो, एक उन्होंने यहाँ पर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया है। एक बात बताओ कि यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या क्वांटिटी, या तो फिर अपना खुद बना लेते हैं हम, ठीक है। आई विल मेक इट हियर, हाउ डू आई मेक इट, ऐसा बना लेता हूँ, ठीक है। ग्राफ है ये, ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर लिखती हूँ, क्या क्या लिखना है यहाँ पर, मैं क्वांटिटी और यहाँ पर कॉस्ट, ठीक है, ये लिख देती हूँ। ओके, यहाँ पर समझो 10,000 क्वांटिटी, 20,000, 30,000, 40,000, ठीक है। एंड देन कॉस्ट यहाँ पर समझो रुपीज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, लिख देती हूँ मैं ऐसा, ठीक है। ओके, नाउ अगर 40,000 यूनिट्स का ऑर्डर दे दूंगी, 40,000 यूनिट्स का ऑर्डर दे दूंगी तो मुझे ना कैरिंग कॉस्ट लगेगी 6 लाख। कैरिंग कॉस्ट क्या लगेगी, 6 लाख। 40,000 यूनिट्स ऑर्डर दिया, कैरिंग कॉस्ट 6 लाख। ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगी, तो यहां लिख दूं मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसा 1 लाख लगेगी। फिर चलो मैंने डिसाइड किया कि मैं ना 30,000 ऑर्डर करने वाली हूँ, ठीक है। 30,000 का मैं ऑर्डर करने वाली हूँ, तो क्या बोलते हैं वो 30,000, तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। देखो 40,000 था तो बोल रहे थे 6 लाख कैरिंग कॉस्ट लगेगी। अब 30,000 यूनिट थे ना, तो कैरिंग कॉस्ट में ऐसे मान लो कि थोड़ा कम लगेगा, 5 लाख पे आ जाएगा। ये 3 लाख, एंड ये वाले लाइन में लिखा है, देखो आई हैव रिटन दिस इन दिस लाइन। समझ में आती है बात आपको? ध्यान से देखो, अभी जो ग्राफ ये बन रहा है जो भी है ये ऐसे यूनिट्स, ठीक है। अभी मैं बोल रही हूँ चलो ठीक है, मैं 20,000 क्वांटिटी को अगर मैं करूँ, और यहाँ क्या लग रहा है, दोनों भी बनाते चलती हूँ ना, क्योंकि वी हैव टू मेक, ठीक है। अभी 30,000 हमने जब क्वांटिटी ऑर्डर करी तो कैरिंग कॉस्ट थोड़ा कम हो गया, बट हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। पहले 1 लाख 1 लाख लग रहा था, अब 2 लाख लगेगा। तो एग्जाम्पल वाइज है, एकदम नंबर्स में मत जाओ, मैं थोड़ा सा बस ग्राफ वाइज समझा दे रही हूँ इसको कैसा। जैसे जैसे क्वांटिटी कम कैरिंग कॉस्ट कम, क्वांटिटी ज्यादा कैरिंग कॉस्ट ज्यादा। क्वांटिटी कम रहेगी ना तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा ज्यादा लगेगी, और क्वांटिटी ज्यादा रहेगी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगी। तो मैं उसका लॉजिक भी मैं बता दूंगी आपको। 20,000 अगर कर रहे हैं ना तो बोलेंगे चलो ठीक है, कैरिंग कॉस्ट हमको लग रही है 4 लाख, पर ऑर्डरिंग कॉस्ट हमको ज्यादा लग रही है, से हमको ये लग रही है कितनी, ये 1.5 लाख के बीच में आ गया ना, ये 2 लाख लग रही है समझो। तो आपको समझ में आता है कि ये ग्राफ कैसा बन रहा है? ये अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं तो ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है, देखो, है ना, ये ऐसा, और ये ऐसा कुछ बन रहा है ना, ऐसा बनेगा ये। तो ऊपर का क्या है, ये कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, और ये क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट।
समझ में आती है बात? तो अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं आपको, तो दिस ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस, है ना, ये ऐसा दिखेगा। सिर्फ इमेजिन, देखने वाइज बता रही हूँ, ये ऐसा, एंड ये जो है दिस, ये ऊपर वाला जो एरो गया है वो क्या है, कैरिंग कॉस्ट, एंड दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर कॉस्ट। अगर ऐसे वाइज हम लोग ग्राफ बनाए तो आपको समझ में आता है, ये जहां पर ये मीटिंग पॉइंट है ना, ये जहां पर एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, ई ओ क्यू, इसको बोलेंगे ईओ क्यू। अब इसका मैं एक बार लॉजिक बता देती हूँ क्यों ऐसा। अब देखो, सपोज मैं 1 लाख, वही एग्जांपल ले लेती हूँ, 1 लाख यूनिट्स मैंने दे दिए, सबसे ज्यादा क्वांटिटी एकदम, या तो मैंने डिसाइड किया मैं 10,000 यूनिट्स ऑर्डर करूंगी, ठीक है, ऐसे 10,000 यूनिट्स 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स। अब यहां पर मैंने एक बार कॉस्ट कर लिया ना, तो इसके दो पार्ट्स कर लो। एक तो मुझे क्या लगने वाली है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कंपलसरी लगने वाली है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। 1 लाख यूनिट्स एक बार में मेरे तक पहुंच गए, तो कैरिंग जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मुझे कम लगेगी। मतलब क्या, मैं यहां पर लिख दूं लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट लो, और कैरिंग कॉस्ट 1 लाख यूनिट से 30,000 यूज हुए, अभी 70,000 बचे, तो कैरिंग कॉस्ट का क्या मतलब है, मेंटेनेंस वगैरह जो भी लगेगा वहां पे, इंश्योरेंस का खर्चा वगैरह, है ना, हमने देखा वहां पर अभी इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, वहां पर मेंटेनेंस के लिए कोई लगेगा, तो उसका जो खर्चा रहेगा ना, ये हाई होगा, दिस वुड बी हाई। बट अब अगर मैं 10,000 ऑर्डर करूं, तो हर बार इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसका ऑर्डर 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 ऑर्डर, समझ में आ रहा है आपको, बार बार ऑर्डर दिया जा रहा है 10,000 यूनिट का, है ना, 10 टाइम्स ऑर्डर, मतलब 10 बार ऑर्डर का खर्चा हो रहा है। तो यहां पर मैं बता दूं दो, फिर से जो रहेगा ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो हाई रहेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट हाई रहेगी, और कैरिंग कॉस्ट जितना मंगाया उतना खत्म, तो अभी वहां पर इंश्योरेंस की वगैरह वगैरह की जरूरत नहीं है, तो कैरिंग कॉस्ट क्या रहेगी, लो। समझ में आती है बात? तो यहां पर भी ये ग्राफ में आप लोग देख रहे हो, जहां पर क्वांटिटी जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, यहां से यहां तक जब तक बढ़ाते जाएंगे, क्वांटिटी अगर हमने बढ़ाते गए, तो क्या बढ़ रहा है, हमारा कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है। क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट, ये देखो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। और क्वांटिटी जैसे जैसे ना कम कम होगी या ज्यादा होगी, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम। ये देखो यहाँ पे अगर क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, ये कम है, ये कम, ये कम, ये कम, ये कम, ज्यादा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम। और थोड़ा सा ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो फिर से ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कम, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये यहाँ पर। और जैसा अगर कम हमने ऑर्डर किया ना, तो कैरिंग कॉस्ट कम लग रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट? देखो, कैरिंग कॉस्ट ये एकदम 10,000 क्वांटिटी समझो, एकदम इतना सही कैरिंग कॉस्ट, और अगर 20,000 यूनिट, यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर ये जो मीटिंग पॉइंट है ना, अभी ये जो क्वांटिटी रहेगा, ये हमारा रहेगा ईओ क्यू, इसको बोलेंगे ईओ क्यू क्वांटिटी। उसके बाद देखो थोड़ा और बढ़ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसके बाद और बढ़ गया, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। समझ में आता है ग्राफ? तो तीनों वाइज समझा दिया, ठीक है, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वाइज भी समझा दिया। तो अभी मैंने तीनों वाइज समझा दिया, ऐसे एक्सप्लेन करके भी समझा दिया, और है ना, कॉन्सेप्ट वाइज भी समझा दिया कि ऐसा ये ग्राफ क्यों बनेगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट रहेगा ना, यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी आएगी वो मेरी ईओ क्यू क्वांटिटी है। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन करे क्या? हो गया, देखो इनका भी वैसा ही आया है ग्राफ, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये मीटिंग पॉइंट ईओ क्यू, यहाँ पर कॉस्ट क्वांटिटी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलते हैं, देखो, कैलकुलेट EOQ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। क्या फॉर्मूला है हमारा, 2AO डिवाइडेड बाई C, ऐसा फॉर्मूला है। ए मतलब एनुअल क्वांटिटी, एनुअल कितना है, डिमांड, देखो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम, कितना कंज्यूम होता है, 10,000 kg, लिख दो, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर गिवन इंफॉर्मेशन एकदम सिंपल है, 50 डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल्स, कितना है
पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल 2, और नीचे क्या बोल रहे हैं, स्टोरेज कॉस्ट कितना लगता है 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। कर दो 2 इंटू 8%, 2 इंटू 8% कितना आता है 0.16। लिख दूं मैं यहाँ पर 0.16, पूरा एक साल का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अभी बस सॉल्व कर दो इसको। 2 इंटू 10,000 kg इंटू ₹50 डिवाइडेड बाय 0.16, और उसको जो आपके कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का फंक्शन है उसको प्रेस करो, तो व्हाट यू गेट, यू गेट 2500 kg। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, एनुअल डिमांड कितने की है 10,000 kg की, और फॉर्मूला से देखो हमारा कितना आंसर आ गया 2500 kg। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो 2500 kg है ना, इस पर हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम रहेगा। क्या रहेगा, मिनिमम। अब देखो हम लोग एनुअली कितना ऑर्डर करते हैं, इतना केजी, बट उन्होंने क्या बोल दिया, इतना ही करो। कितना करो 2500, तो हम लोग 2500 ऐसे कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे जब 10,000 होगा। तो इसका मैं फॉर्मूला ऐसा बता दूं कि यू नो अगर 10,000 इसका एक ऑर्डर बन रहा है, तो 2500 के कितने ऑर्डर बनाने पड़ेंगे। पहले हम लोग अगर एनुअली हमको करना है तो 10,000 का एक ऑर्डर ऐसा अज्यूम करो, तो 2500 का कितना ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर 2500 क्वांटिटी हम लोग हर बारी ऑर्डर करते जाएंगे तो बता दो कितना आएगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 2500 कितना आ गया, वो कितने ऑर्डर्स आएंगे, 4 ऑर्डर्स, मतलब 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4, ये हटा दो, 4 बार ऑर्डर करेंगे तब जाके 10,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बोल रहा है वो, पर ऑर्डर 50 रुपए, हर बार 50 रुपए लगेगा, है ना, 4 ऑर्डर, तो 4 ऑर्डर्स इंटू ₹50 कितना हो गया 200 रुपए। 200 रुपए लग रहे हैं क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर 10,000 एक साथ मंगा लेते तो 50 रुपए ही लगते, है ना, कम लग रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एकदम कम, बट कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगा। अब 2500 में क्या हो रहा है, 4 बार ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो इंटू 4 करेंगे, और पर ऑर्डर का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज, तो 200 रुपए तो हमको ऑर्डर के लग गए। ठीक है, 200 इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये देखो 4 ऑर्डर्स पर ईयर, एक साल में कितने ऑर्डर जाएंगे, 4 ऑर्डर जाएंगे, और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमको इतना लगेगा। ये सॉल्व नहीं कर रहा है, बस निकालना है उनको, तो ठीक है ये छोड़ दो, फिर एक्स्ट्रा सॉल्व कर लिया। क्या पूछा है हमको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है स्टेट ऑल्सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड, ईओक्यू और नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो ईओक्यू यहां से निकल गया 2500 केजी, 2500 केजी अगर ईओक्यू है, मतलब एक बार में 2500 केजी ऑर्डर करना है, एक साल में 10,000 यूनिट्स का हमको कंजम्पशन होता है, तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, तो कर दो फिर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो यू गेट 4 ऑर्डर्स, एंड हियर ऑल्सो इट इज रिटन 4 ऑर्डर्स पर ईयर। कैन यू डू दिस एज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क। सारा गिवन इंफॉर्मेशन है, देखो एनुअल कंजम्पशन इज इतना, प्राइस ऑफ दिस पर यूनिट, तो आपको ना पहले यूनिट्स का निकाल लो कि हमको ईओक्यू क्या क्या रहता है, प्राइस से मतलब अभी नहीं है, आपको यूनिट से मतलब है। अब क्या होता है ना, ये जो 36.5 है ये ओवर द पीरियड पूरा एक साल कांस्टेंट प्राइस होना चाहिए, इसमें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ईओक्यू काम में नहीं आएगा। बट अभी इसका काम नहीं है, अगर वो पूछ लेंगे कि कितना क्वांटिटी और प्राइस बता दो कितना लगेगा, तो फिर मल्टीप्लाई कर दो। अभी तो क्या है, आपको यूनिट्स यूज करने हैं, व्हाट यूनिट्स। Storage cost is 20% on an average inventory and cost of placing an order is ₹50। क्या बोल रहे हैं वो, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर कितना है 50 रुपए, तो देखो प्लेस ऑर्डर 50 रुपए, ये है एनुअल डिमांड इंटू 2 तो हम करते ही हैं, और दूसरा वो क्या बोलते हैं 20% जो है एवरेज इन्वेंट्री का, उतना कॉस्ट हमको किसका लगता है, कैरिंग कॉस्ट, और नीचे हम लोग डिवाइड में क्या लिखते हैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो पर यूनिट यहाँ पर कितना कॉस्ट दिया है 36.50, इसका कर लो 20%, तो 20% कितना आ गया 7.3। तो डिवाइड में अगर आप पूरा फॉर्मूला में सॉल्व करोगे तो यू गेट 500 यूनिट्स एज ईओक्यू। और यहाँ पर अगर वो पूछते कि हमको ऑर्डरिंग वो कितने ऑर्डर्स जाएंगे वो बताओ, तो क्या करते 18,250 डिवाइडेड बाय 500 कर दो, कितने ऑर्डर्स जाएंगे 36.50, इतने ऑर्डर जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कम तो देंगे नहीं, ऑर्डर तो हम लोग ज्यादा ही देंगे,
है ना। तो यहां पर मैं ऐसे लिख दूं 37 ऑर्डर्स, 37 ऑर्डर्स। ऐसा करेंगे कि 36.5 आया तो 36 ऑर्डर, अरे पर ऑर्डर हमको ज्यादा लग रहा है ना, 36 से थोड़ा ज्यादा, तो 0.5 को कैसे ऑर्डर करूं, तो इससे बेटर है कितने ऑर्डर जाएंगे मेरे 37, आधा ऑर्डर नहीं जाता। ऐसा थोड़ी रहेगा आधे रोड तक टेम्पो आ गया फिर रुक गया, नहीं, पूरा ही आएगा। तो मैं ऐसे लिख दूंगी अगर पॉइंट में आंसर आता है तो 37 ऑर्डर्स। ओके, ठीक है, ऐसे ही आता ना, 18 टू 50 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 500 यूनिट्स तो 36.5। वो ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि ये सेम क्यों आ गया, ये हमेशा सेम नहीं आता, ये ऐसा बस कोइंसिडेंस है कि सेम आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया कि आधा ऑर्डर नहीं, वैसा करेंगे हम तो 37 ऑर्डर्स। सिंस पूछा नहीं है तो नो प्रॉब्लम, मत करो। ठीक है, तो समझ में आती है बात कैसे सॉल्व करते हैं। अगेन आई रिपीट द फॉर्मूला, 2AO डिवाइडेड बाई C, 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, अभी ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मे बी ये जो है ना, ड्यूटीज ऑफ स्टोर कीपर, डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्टोर्स, तो ये सब अब सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज हमने पढ़ लिया, तो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये भी पढ़ लिए। एक बार आप बस एक बार देख लो ऐसा, तो इसको फिर वापस से मेरा पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है, वापस वापस सेम चीज डिस्कस की है। देखोगे आप तो देखो, बेटर कंट्रोल, इकोनॉमी ऑफ स्टाफ एक्सपर्ट, बेटर सुपरविजन, ऑब्सोलेंस ऑफ द स्टोर्स कैन बी केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट विजिल एंड कंट्रोल, वही सारी चीजें रिपीट की है जो ऊपर पड़ी। ठीक है, पता नहीं वापस वापस क्यों दिया है, तो सबका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। और दूसरा देखो कैसे उसको मटेरियल जो है उसको कैसा सेग्रीगेट करेंगे, वो तो कैसा सेग्रीगेट करेंगे देखो। स्कीम ऑफ न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स यूज करना है तो ऐसे बोलेंगे, कोड डाल देंगे 310। फिर माइल्ड स्टील शीट है ना, उसको बोल देंगे 311। माइल्ड स्टील बार है ना, उसको बोल देंगे, माइल्ड स्टील बार है ना, उसको बोल देंगे 3112। फिर क्या, डेसिमल स्कीम, डेसिमल स्कीम अप्लाई करना है तो बोल देंगे, देखो स्टील है ना उसको 3 कर दो, माइल्ड स्टील है ना उसको कर दो 3.10, फिर माइल्ड स्टील शीट है ना उसको बोल दो 3.11, माइल्ड स्टील बार है ना तो 3.12। कोडिंग है ना, डेसिमल कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग सिमिलरली कर दो, ब्लॉक कोडिंग को क्या बोलेंगे, 1 to ये 999 में ना ये पर्टिकुलर स्टॉक है। फिर है ना 1000 to 1999 में स्टोर्स है। स्पेयर्स के ये वाले जो है ना 2000 to 2999, तो इसमें स्पेयर्स है ना, फिनिश गुड्स है, सबके अलग अलग है। क्या है, 1 to 999 रिजर्व फॉर रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल के लिए है। 1000 to 999 ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स के लिए है, एंड 2000 to 2999 ये फिनिश गुड्स के लिए है। देन कॉम्बिनेशन स्कीम, ये ऐसा कुछ यूज करेंगे, देखो MS01, MS02, MS04, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिक। इसके एडवांटेजेस क्या है पढ़ लो, इसका इजी आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन पता चल जाए, है ना, मिनिमाइजेस रिकॉर्डिंग ऑफ नेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा अरे कौन से टाइप का मटेरियल कहाँ रखा है, उन्होंने क्योंकि वो ब्लॉक्स बना दिए हैं तो समझ में आता है अरे ये ब्लॉक में तो यहाँ पे सिर्फ स्पेयर पार्ट्स ही है, ये ब्लॉक में आपको फिनिश प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे, तो जो क्लासिफिकेशन है, रिकॉर्डिंग जो है वो पता चल जाएगा, है ना। देखो कोडिफिकेशन इज मस्ट फॉर केस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ स्टोर्स अकाउंटिंग, यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट है ना तो इधर पूरा फिनिश प्रोडक्ट का अकाउंटिंग, स्पेयर्स का है स्पेयर्स का अकाउंटिंग। ओके, द मेथड इज सिंपल टू ऑपरेट एंड डेफिनेटली सेव्स टाइम एंड मनी। ठीक है, दीज आर द एडवांटेजेस। ओके, अब जो है ना ये मैक्सिमम लेवल क्या है, एक बार आप देखोगे क्या, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पढ़ो, सिर्फ देखो, मिनिमम लेवल है, रीऑर्डर लेवल है, डेंजर लेवल, देखो मैम कैसे कैसे वर्ड्स यूज किए हैं, क्यों करते हैं ये। अब वो यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू लर्न ऑल दिस टर्म्स। हमने एक टर्म तो पढ़ लिया, क्या, EOQ। ठीक है, क्या होता है वो, जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है। डू यू गेट दैट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम, इसलिए हम EOQ का टर्म यूज करते हैं। बाकी मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, मिनिमम लेवल सारा अब
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और एक टर्म यूज होता है रीऑर्डर लेवल एंड रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद इस वाले टॉपिक में ना और टर्म्स यूज करिए, लीफो मेथड, फीफो मेथड, सिंपल सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ये सारे मेथड यूज किए, तो ये भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इजी है एकदम, वो पढ़ेंगे। प्लस ईओक्यू वाले टाइप के क्वेश्चन है, प्लस अभी जो है ना ये मिनिमम मैक्सिमम डेंजर लेवल, इस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक में पूछे हैं। ओके, सो we'll continue in the next video now. Till then, you can take care of yourself and bye guys.